हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मजे में होगे, जम के पढ़ाई कर रहे होगे। उम्मीद करता हूँ एसएम को एंजॉय कर रहे होगे, है ना। फुल एंजॉय कर रहे हो। देखा आपने एसएम कितना आसान पेपर है। लेकिन फोकस कहाँ होना चाहिए, समझने पे होना चाहिए। हमने बात करी थी इसके बारे में कि क्या दिक्कतें होती है बच्चों को जनरली। तो दो तरह के बच्चे होते हैं ना, ध्यान से समझो इस बात को। दो तरह के बच्चे होते हैं। एक को लगता है कि एसएम बहुत ईजी है, जो एग्जाम में लिख के आते हैं, मार्क्स नहीं आता। राइट। और दूसरे कैटेगरी के बच्चे होते हैं जिन्हें लगता है कि ये प्योर थियरी है, सब कुछ रटना पड़ेगा। राइट। और इस चक्कर में क्या होता है, वो इस पेपर से डरना शुरू कर। ये दोनों ही कैटेगरी के बच्चों का रिजल्ट क्या होता है, यूजुअली नेगेटिव होता है, प्रोवाइडेड लक बहुत स्ट्रांग ना हो तो। आप किस कैटेगरी में आते हो बालक? आप तीसरी कैटेगरी में आते हो। आपको पता है कि 50 का एसएम है, 50 का एफएम है। हमें दोनों को क्या करके चलना है, दोनों को बैलेंस करके चलना है। जहाँ तक एसएम का सवाल है, एसएम में हमें खास ध्यान रखना है किस चीज़ पे, कॉन्सेप्ट पे। हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और साथ ही साथ हमारा कमांड होना चाहिए किस पे, कंटेंट पे। दैट्स इट, है ना। कुछ भी लिख के नहीं आना है। स्पेसिफिक आंसर्स लिखने हैं, सटीक आंसर्स लिखने हैं, जो क्वेश्चंस डिमांड करेगा वही आंसर्स लिखने हैं, एंड यू विल गेट योर मार्क्स। दैट्स अ बेसिक आइडिया। ठीक है। एनीवे, आगे बढ़ो। यू नो कुछ बच्चों ने मुझे मैसेजेस किए थे रिगार्डिंग द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट। सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट अब तो दे दो। राइट। डेफिनेटली जैसे ही आपका 5th चैप्टर कंप्लीट होता है, मैं आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट शेयर करूंगा फॉर श्योर। और वैसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट बिल्कुल लास्ट में आना चाहिए। तो आजकल एक अजीब सा ट्रेंड चला है कि एग्जाम होता है और अगले अटेम्प्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट अगले दिन लोग रिलीज कर देते हैं। ये डेविएट करता है आपको। मैं अगर आपको लिटरली बताऊं तो मैं थोड़ा रूड बोलता हूँ, बट बातें सही होती हैं। ये आपको क्या करता है, डेविएट कर देता है। बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट आप उनको 6 महीने पहले दे दोगे ना, तो व्हाट विल दे स्टार्ट डूइंग, वाइल स्टडिंग द सब्जेक्ट वो सिलेक्शन करना शुरू कर देते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड करना शुरू कर देता है, आपको पता भी नहीं चलता। राइट। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सर्टेनली जब आपका 5th चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आप लोगों को निश्चित रूप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट दूंगा, जिसको आप एग्जामिनेशन के पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। हमारे प्रीवियस क्लास में हमने ग्रोथ को कंप्लीट किया था और रिट्रेंचमेंट को कंप्लीट किया था। तो ऑल टुगेदर कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी में हमारे पास 3 स्ट्रैटेजीज होते हैं, स्टार्टिंग विद द स्टेबिलिटी, देन वी हैव द ग्रोथ, देन वी हैव द रिट्रेंचमेंट। इन तीनों स्ट्रैटेजी को हमने कवर कर लिया था। ना इन दिस चैप्टर, इन अनदर सेक्शन वी हैव द स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस नाउ। राइट। तो नाउ वी हैव टू सी द स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस। इंट्रोडक्टरी थियरी है, उसको समझो, देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द पोर्टफोलियो एनालिसिस, और फिर हम एक एक करके सारे मैट्रिक्स को कवर करेंगे। ये सेक्शन, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं फ्रिक्वेंटली। एक क्वेश्चन आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने अटेम्प्ट। नाउ इन ऑर्डर टू डिजाइन द बिजनेस पोर्टफोलियो, द मैनेजमेंट मस्ट एनालाइज इट्स करंट बिजनेस पोर्टफोलियो एंड डिसाइड which business should receive more or less or no investment. Depending upon analysis, management may develop growth strategies for adding new product or business to the firm's portfolio. इसका क्या मतलब है, जरा इस बात को समझो। राइट। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस, एंड स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस में बेसिकली वी डू समथिंग कॉल्ड एज पोर्टफोलियो एनालिसिस। स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस का मतलब है कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस हैं हमारे पास जो हम अप्लाई कर सकते हैं अपने बिजनेस में। और उसको समझने के लिए हमें किसे समझना होगा, पोर्टफोलियो को समझना होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द पोर्टफोलियो फर्स्ट। फटाफट समझते चलो, कंसंट्रेट रहना। स्पीड तो आपको पता है स्टैंडर्ड स्पीड है, तो कंसंट्रेट रहना जरूरी है। अब पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है? पोर्टफोलियो का मतलब सीधा सीधा होता है सेट ऑफ एनीथिंग। किसी चीज़ के सेट को हम पोर्टफोलियो कहते हैं। राइट। जैसे आपके फोटो के सेट को, आप फोटो एल्बम है ना आपका, वो भी एक तरह का क्या है, पोर्टफोलियो है, क्योंकि उसमें आपने अपने फोटोग्राफ्स रखे हुए हैं, उसको आप पोर्टफोलियो कह सकते हो। मान लो आप मॉडलिंग करना चाहते हो, मान लो, तो अगर आप मॉडलिंग करना चाहते हो तो फिर आप क्या करते हो, मॉडलिंग पोर्टफोलियो बनाते हो। उसमें क्या होता है, आपके डिफरेंट पोजेज में, डिफरेंट ड्रेसेस में आप फोटो खिंचवाते हो। वो आपका पोर्टफोलियो होता है, सेट ऑफ इमेजेस, सेट ऑफ फोटोग्राफ्स, जो आप शो करते हो डिफरेंट ब्रांड्स को कि आपको काम मिले। राइट। सो दैट व्हाट द सेट ऑफ एनीथिंग इज बेसिकली कॉल्ड एज व्हाट, पोर्टफोलियो। लाइकवाइज अगर मान लो मैंने मल्टीपल शेयर्स में इन्वेस्ट किया, ठीक है, शेयर 1 में इन्वेस्ट किया, शेयर 2 में इन्वेस्ट किया, शेयर 3 में इन्वेस्ट किया, एंड सो ऑन। इस तरह से हमने मल्टीपल कंपनीज में क्या कर रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, शेयर का पोर्टफोलियो कहलाएगा। सो दिस विल बी सेड एज द शेयर पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो का जो जनरल मीनिंग होता है वो बेसिकली होता है सेट ऑफ एनीथिंग। राइट। शेयर का कलेक्शन तो शेयर पोर्टफोलियो हो जाएगा। लाइकवाइज किसी भी एंटरप्राइज को अगर आप देखो, किसी भी एंटरप्राइज को अगर आप देखो, जैसे आप टाटा की बात कर लो, तो टाटा के क्या है, डिफरेंट सेट ऑफ बिजनेसेस हैं, है ना। टाटा के डिफरेंट सेट ऑफ बिजनेसेस हैं, और पर्टिकुलर बिजनेस को अगर आप देखो तो आपको बहुत सारे सेट ऑफ प्रोडक्ट्स भी दिखाई देंगे। देयर में भी डिफरेंट सेट्स ऑफ प्रोडक्ट। जैसे हमने कहा कि सेट ऑफ बिजनेस में मान लो कि हम 3 बिजनेस की बात कर लेते हैं। यहाँ टाटा मोटर्स है हमारे पास टीसीएस है, हमारे पास टाटा पावर है। तो ये 3 बिजनेस हो गए। हालांकि बहुत सारे हैं, आप जानते हो इस बात को।
बट ये क्या कहलाएगा, ये टाटा का इस इंटरप्राइज का बिजनेस पोर्टफोलियो कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बिजनेस पोर्टफोलियो। अब पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर चले जाओ, टाटा मोटर्स के अंदर चले जाओ, तो क्या एक ही प्रोडक्ट है? नहीं ना, तो ढेर सारे प्रोडक्ट है। तो ये प्रोडक्ट 1 है, प्रोडक्ट 2 है, 3 एंड 4 है। तो ये जो सेट ऑफ प्रोडक्ट है ना, इसको आप बुलाते हो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। तो बिजनेस पोर्टफोलियो या प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का एक ही मतलब है बेसिकली, कि सेट ऑफ प्रोडक्ट या सेट ऑफ बिजनेसेस जो उस पर्टिकुलर एंटरप्राइज, उस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर आता है। तो दिस इज कॉल्ड एज पोर्टफोलियो। नाउ व्हाई वी हैव टू डू द पोर्टफोलियो एनालिसिस, दिस इज समथिंग व्हाट नीड टू बी अंडरस्टूड हियर। अगर हम किसी भी पोर्टफोलियो की बात करें, लेट्स से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं नेस्ले का, और नेस्ले के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देखते हैं, ध्यान से देखना। अब यहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट है, कुछ प्रोडक्ट को हम फॉर एग्जांपल लेंगे, जैसे एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है नेस्टी, एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है नेस्कैफे, एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है नेस्ले बटर, और एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है सेरेलैक। हमने 4 प्रोडक्ट को यहाँ कंसीडर किया। तो ये नेस्ले का क्या कहलाएगा, आप जानते हो बहुत अच्छी तरह से। अब ये नेस्ले का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कहलाएगा। अब सबसे पहली बात सुनो इस बात को, पोर्टफोलियो एनालिसिस आप कब करोगे, जब पोर्टफोलियो होगा। क्या आप ऐसे बिजनेस का पोर्टफोलियो एनालिसिस कर सकते हो जिसके पास पोर्टफोलियो ही ना हो? मतलब अगर सिंगल प्रोडक्ट कोई कंपनी है, इस सिंगल प्रोडक्ट में डील करती है, तो क्या वो पोर्टफोलियो एनालिसिस करेगी? आप बोलोगे जरूरत ही नहीं है सर उसको। पोर्टफोलियो एनालिसिस की जरूरत तभी होती है व्हेन देयर आर मल्टीपल प्रोडक्ट। तो मल्टी बिजनेस मल्टी प्रोडक्ट एंटरप्राइजेस के लिए ही ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ने जा रहे हो, बाकी कंपनी के लिए कोई अगर सिंगल प्रोडक्ट सिंगल बिजनेस कंपनी है तो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट ही नहीं है। सबसे पहले तो इस बात को समझना है। जो स्ट्रेटेजिक ऑप्शन का जो हमारा टॉपिक है, दैट इज एप्लीकेबल टू मल्टी प्रोडक्ट मल्टी बिजनेस एंटरप्राइजेस, नॉट अ सिंगल प्रोडक्ट सिंगल बिजनेस एंटरप्राइजेस। क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट केस में पोर्टफोलियो नहीं बनता, और पोर्टफोलियो नहीं बनता तो पोर्टफोलियो एनालिसिस होगा ही क्यों, राइट? सो दिस इज अ पोर्टफोलियो। अब क्या होता है, एज अ बिजनेस यू हैव टू थिंक, यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स फर्स्ट। देखो, अगर मान लो आप ओनर हो, ऐसे सोचो, अगर आप ओनर हो और आपने 3 अलग अलग बिजनेसेस को आप रन कर रहे हो, तो दिस इज योर बिजनेस 1, दिस इज योर बिजनेस 2, दिस इज योर बिजनेस 3 या 4 मान लो, आप 4 अलग अलग बिजनेसेस को रन कर रहे हो। तो आपने क्या कर रखा है बेसिकली, एज एन ओनर आपने इन बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। यस और नो, आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। तो आप इन बिजनेसेस को क्यों रन कर रहे हो, आपने इन बिजनेसेस में क्यों इन्वेस्ट किया है? तो जाहिर सी बात है, ये जो बिजनेस है वो आपके लिए क्या होगा, लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट है। आपने 4 चीजों में इन्वेस्ट कर रखा है, तो दिस इज बेसिकली योर लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसको क्या बुलाओगे आप, अपना लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट बुलाओगे। मैंने 4 वर्टिकल्स में पैसे लगा रखे हैं, मैंने 4 बिजनेसेस में पैसे लगा रखे हैं, तो दिस इज माई लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट। और आपको नहीं लगता है कि ओनर का एक बड़ा जेन्युइन सा कंसर्न होगा कि ये जो लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट है उस पर उसको रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? तो जाहिर सी बात है, इन सारे के सारे बिजनेस से ओनर क्या एक्सपेक्ट करेगा, रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा। यस और नो, इन बिजनेस से इसे क्या मिले, इन बिजनेस से इसको रिटर्न मिले। तो लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट से ओनर विल बी एक्सपेक्टिंग द आरओआई, द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। लाइकवाइज जरा नेस्ले का एग्जांपल हम यहाँ ले रहे थे, जरा सोचो आप, नेस्ले ने क्या कर रखा है, 4 प्रोडक्ट यहाँ मान लो उसके हैं, ये चारों ही प्रोडक्ट से क्या चाहेगा, आरओआई चाहेगा, क्योंकि चारों प्रोडक्ट में उसके एसेट फंसे हुए हैं, चारों प्रोडक्ट में उसको क्या करना पड़ रहा है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है नेस्ले इनसे रिटर्न चाहेगा, राइट? तो पहली बात तो ये है कि ओनर या और द प्रमोटर और द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी सीज द इन्वेस्टमेंट एज अ व्हाट, लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड दे वुड एक्सपेक्ट रिटर्न ऑन दैट इन्वेस्टमेंट फॉर श्योर, राइट? तो उनको तो आरओआई चाहिए। तो पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात सोचो, लेकिन क्या ये सारे के सारे प्रोडक्ट सेम कंडीशंस में होंगे? ये जितने भी प्रोडक्ट हैं क्या ये सेम स्टेट में होंगे? क्या इनमें होने वाला इन्वेस्टमेंट सेम होगा? क्या इनसे आने वाला रिटर्न सेम होगा? क्या ये सब के सब हमारे लिए कैश जनरेट कर रहे होंगे या किसी में इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत होगी? तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डिसाइड। और अब मेरे को पता है आपका जवाब, आप बोल रहे होगे नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता कि सबका इन्वेस्टमेंट सेम हो, सबका रिटर्न सेम हो, सबकी प्रॉब्लम सेम हो, है ना, सबकी खुशियां सेम हो, सबके गम सेम हो। ऐसा नहीं होता ना, सब खुशियां और गम क्या होती है, लोगों की अलग अलग होती है, तो बिजनेसेस के भी अलग अलग होंगे। तो जाहिर सी बात है कि फॉर दैट पर्पस वी हैव टू एनालाइज दिस सेट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नेस्ले। इस पोर्टफोलियो को हमें एनालाइज करना होगा, एंड टू एनालाइज द पोर्टफोलियो वी हैव समथिंग कॉल्ड एज पोर्टफोलियो एनालिसिस टूल्स। हम क्या करते हैं, पोर्टफोलियो एनालिसिस करते हैं, और पोर्टफोलियो एनालिसिस करने के लिए हमारे पास कई सारे टूल्स अवेलेबल हैं। 4 मैट्रिक्स हमारे सिलेबस में गिवन है, 4 मैट्रिक्स को हम पढ़ेंगे। अब सवाल आता है, ये जो पोर्टफोलियो एनालिसिस हम करते हैं क्यों करते हैं? क्योंकि हमें ये देखना होता है कि कहाँ इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, इनमें से किस प्रोडक्ट में हमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, इनमें से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो हमें बंद कर देना चाहिए, डाइवेस्ट कर देना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट है जो हमारे लिए क्या कर रहा है, कैश जनरेट कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट है जो हमारे लिए कैश जनरेट कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट किस स्टेज में,
किस प्रोडक्ट पे कौन सी स्ट्रैटेजी हमें लगानी चाहिए, किस प्रोडक्ट पे कौन सी स्ट्रैटेजी हमें लगानी चाहिए। नाउ टेक एन एग्जांपल, मान लो एज्यूम करो कि आपका जो सेरेलेक है ना, दिस इज कैश काउ, ये कैश काउ है। कैश काउ का मतलब क्या होता है, ऐसा प्रोडक्ट या बिजनेस जो सरप्लस कैश जनरेट करे, सरप्लस कैश जनरेट करे, कहने का मतलब प्रॉफिट है लेकिन उसके अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट कम है। तो अगर प्रॉफिट ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है तो मार्जिन क्रिएट होगा, तो वो आपका सरप्लस कैश है। तो अगर अगर सेरेलेक कैश काउ है और ये सरप्लस कैश जनरेट कर रहा है, पहला सिनेरियो ये हो गया। दूसरी बात देखो, जो आपका नेस्ले बटर है ना, अब मैं कहता हूं नेस्ले बटर जो है आपका, इसको नीड इन्वेस्टमेंट, इसको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, इसको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो ये मेरा सेरेलेक सरप्लस कैश जनरेट कर रहा है, ये पता कैसे चलेगा, या बटर को इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ये पता कैसे चलेगा। तो फॉर दैट पर्पस यू डू द एनालिसिस। आप क्या करते हैं, इस पोर्टफोलियो को एनालाइज करते हैं डिफरेंट टूल्स के मदद से और देखते हैं कि किसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, किसको डाइवेस्ट कर देना चाहिए, कहाँ कैश जनरेट हो रहा है, कहाँ कौन सी स्ट्रैटेजी लगेगी। इन बातों को आप क्या कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो अकॉर्डिंगली। ठीक है, सो जैसे देखो आपने क्या कहा, सर यहाँ सरप्लस कैश जनरेट हो रहा है, इसको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तो यहाँ से रिसोर्सेज को हम यहाँ क्या कर सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं। सो दैट इज अ क्लियर कट केस ऑफ व्हाट, रिसोर्स एलोकेशन। इसी को क्या कह सकते हैं हम, रिसोर्स एलोकेशन। तो हम अमॉन्ग द प्रोडक्ट, अमॉन्ग द बिजनेसेस क्या कर सकते हैं, रिसोर्स एलोकेशन कर सकते हैं। एंड दैट इज व्हाई पोर्टफोलियो एनालिसिस बिकम्स सो इंपॉर्टेंट। आई होप इट इज क्लियर। पोर्टफोलियो क्लियर है, पोर्टफोलियो एनालिसिस क्लियर है, व्हाई वी डू इट। किस नाम से कर रहे हैं इसको, हम स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस के नाम से कर रहे हैं। फिर से पढ़ो इसको, देखो, in order to design the portfolio, the management must analyze its current business portfolio and decide which business should receive more or less or no investment. किसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, किसमें कम इन्वेस्टमेंट करना है, किसमें नहीं करना है। डिपेंडिंग अपॉन एनालिसिस मैनेजमेंट में डेवलप ग्रोथ स्ट्रैटेजीज, किस पे कौन सी स्ट्रैटेजी लगेगी, नया प्रोडक्ट को ऐड करना हो और बिजनेसेस टू द फर्म्स पोर्टफोलियो। सो आइडिया बहुत सिंपल है, हमने कहा कि कौन सी स्ट्रैटेजी हम अप्लाई करेंगे, किसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, किसमें डाइवेस्टमेंट चाहिए, इसको डिसाइड करने के लिए वी डू द पोर्टफोलियो एनालिसिस। एंड फॉर दैट पर्पस डिफरेंट टूल्स आर अवेलेबल। देयर आर सेट ऑफ मॉडल्स दैट हेल्प स्ट्रैटेजिस्ट in taking a strategic decision with regard to the individual product or businesses in a firm portfolio। तो हमारा जो बिजनेस है या प्रोडक्ट है किसी भी कंपनी के पोर्टफोलियो में, उस पर हम किस तरह का एक्शन लेंगे, क्या स्ट्रैटेजिक डिसीजंस हम लेंगे, इसको डिसाइड करने के लिए सर्टेन टूल्स आर अवेलेबल, सर्टेन मॉडल्स आर अवेलेबल। इसी को हमने क्या कहा, पोर्टफोलियो एनालिसिस टूल्स कह दिया या पोर्टफोलियो एनालिसिस मॉडल्स कह दिया। तो अब इसमें हमारे पास 4 मॉडल है। पहला आप देखो, आपके पास है एंसॉफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स। दूसरा आपके पास होता है बीसीजी मैट्रिक्स, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, या दूसरे में यहां दूसरे नंबर पे है एडीएल, आर्थर डी लिटिल मैट्रिक्स। तीसरे नंबर पे आपका बीसीजी हो जाएगा और चौथे नंबर पे जीई मैकिन्से हो जाएगा। सो दिस इज योर बीसीजी मैट्रिक्स। एंड बीसीजी के बाद 4th नंबर पे आपका आ जाता है जीई मैकिन्से मैट्रिक्स, जीई मैकिन्से मैट्रिक्स। तो ये 4 मॉडल हैं आपको, जिन 4 मॉडल को आपको 1 बाय 1 समझना है। क्वेश्चन आते हैं तो इन्हीं मॉडल से क्वेश्चन आते हैं। पर्पस क्या है आप समझ रहे हो, पर्पस है फॉर्म के डिफरेंट प्रोडक्ट्स को, डिफरेंट या सीधा कहते हैं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एनालाइज करना और डिसाइड करना कि किस प्रोडक्ट पे हमें किस तरह का एक्शन लेना चाहिए, किस तरह के डिसीजंस हमें लेने चाहिए, कहाँ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, कहाँ कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, और किस प्रोडक्ट या बिजनेस पे हमें बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो दैट व्हाट वी हैव टू डिसाइड, एंड फॉर दैट पर्पस वी हैव 4 डिफरेंट मॉडल्स। सबसे पहला मॉडल देखते हैं, एंसॉफ्स प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स। तो ये ग्रोथ मैट्रिक्स है बालक, ये क्या है, ये दिस इज अ ग्रोथ मैट्रिक्स, यानी कि ये ग्रोथ के बारे में बताएगा। आप देखो, एंसॉफ ने, एंसॉफ कौन, एंसॉफ तो आप बोलना ईगर एंसॉफ। ईगर एंसॉफ ने एक मॉडल प्रपोज किया कि क्या क्या ग्रोथ के ऑप्शंस हो सकते हैं कंपनी के पास, ग्रोथ के क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं कंपनी के पास, किस टर्म में, तो इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट एंड मार्केट। प्रोडक्ट और मार्केट के टर्म्स में फर्म के पास, किसी भी कंपनी के पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं ग्रोथ करने के, इसको एक मॉडल के फॉर्म में दिया ईगर एंसॉफ ने। बहुत पॉपुलर मॉडल है। और जब आपने टाइप्स ऑफ ग्रोथ को पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, तो टाइप्स ऑफ ग्रोथ में बेसिकली आपने ईगर एंसॉफ के सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया था। याद करो, मैंने आपको कहा था कि ये टॉपिक रिपीट होगा, एज इट इज रिपीट होगा, तो अगला टॉपिक आपके लिए कुछ रहेगा ही नहीं। तो जो पहला मॉडल है ना, ये आपके लिए कुछ भी नहीं है, इट्स वेरी सिंपल बिकॉज यू ऑलरेडी नो द थिंग्स। अब क्या कहा एंसॉफ साहब ने, सुनो। एंसॉफ साहब का कहना था, देखो प्रोडक्ट के फॉर्म में, प्रोडक्ट के टर्म में और मार्केट के टर्म में आप क्या कर सकते हो, ग्रोथ को अप्लाई कर सकते हो। तो अब मुझे एक बात बताओ,
अगर दो फैक्टर्स हैं, तो अगर दो फैक्टर्स हैं तो मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ दो फैक्टर्स कितने बनेंगे? एक तो हो गया प्रोडक्ट, दूसरा हो गया मार्केट। कितने वेरिएबल्स हैं यहाँ? दो वेरिएबल्स पे ईगर एंड सॉफ्ट ने मॉडल सजेस्ट किया। तो अगर दो वेरिएबल्स हैं तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? तो आप जानते हो ना, सिंपल मैथ से 2 इंटू 2 कितना, 2 स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा। तो 4 मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो आपके पास 4 स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस क्रिएट हो जाएगा जब आप ईगर एंड सॉफ्ट की बात करोगे। अब ये जो 4 स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस हैं, ये किससे कंसर्न्ड है? ये कंसर्न्ड है प्रोडक्ट और मार्केट से। तो प्रोडक्ट एंड मार्केट के टर्म में आप 4 तरह से ग्रोथ को अप्लाई कर सकते हो, इसीलिए इसको ग्रोथ मैट्रिक्स कहा गया। ईगर एंड सॉफ्ट प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स। तो प्रोडक्ट मार्केट क्यों नाम आया? क्योंकि इसके 2 डायमेंशंस हैं, प्रोडक्ट एंड मार्केट, 2 डायमेंशंस पे आधारित है मैट्रिक्स, तो प्रोडक्ट एंड मार्केट आ गया। ग्रोथ क्यों आया? क्योंकि ये ग्रोथ के 4 ऑप्शंस हमें बताता है, 4 स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस टू अप्लाई ग्रोथ इन अ बिजनेस। तो ग्रोथ आ गया, और मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स आ गया, इसीलिए इसको कहा गया ईगर एंड सॉफ्ट प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स। ठीक है, तो वी हैव द प्रोडक्ट, वी हैव द मार्केट। कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है? 4। कैसे कैसे ये 4 कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं? सुनो, अगर प्रोडक्ट है और मार्केट है, हम कहते हैं सर पहली पॉसिबिलिटी क्या होती है कि जो मेरा प्रोडक्ट है, यानी कि जो मेरा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, उसकी सेल मैं एग्जिस्टिंग मार्केट में बढ़ाऊं, उसकी सेल में एग्जिस्टिंग मार्केट में बढ़ाऊं। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल आप टूथपेस्ट बना के बेचते हो, यू आर अ टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरर। तो आप टूथपेस्ट की सेल बढ़ाना चाहते हो, इसकी सेल आप बढ़ाना चाहते हो। आप ना ही इसका कोई नया वेरिएंट ला रहे हैं, ना ही किसी नए मार्केट में जा रहे हो। तो ये आपका प्रोडक्ट है और इंडिया आपका मार्केट है। इंडिया आपका क्या है? मार्केट है। तो आप क्या कर रहे हो? इस टूथपेस्ट को इंडिया में ही क्या कर रहे हो? बेच रहे हो। अब आप इंडिया में ही इसकी सेल को क्या करना चाह रहे हो? बढ़ाना चाह रहे हो। तो क्या आपका मार्केट बदला? नहीं। क्या आपका प्रोडक्ट बदला? नहीं। प्रोडक्ट भी सेम है, मार्केट भी सेम है, और सेम प्रोडक्ट को सेम मार्केट में आप सेल बढ़ाने की बात कर रहे हो। यह आपका बनता है पहला ऑप्शन। अब सवाल आता है ये कैसे हो सकता है? तो अगर मुझे यहां टूथपेस्ट की सेल बढ़ानी है तो मैं क्या कर सकता हूं? बताओ, इसका मतलब क्या हुआ? मुझे करना क्या होगा? आप बोलोगे सर आपका ऑलरेडी एक मार्केट शेयर है, आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, उस मार्केट शेयर को आप बढ़ाना चाह रहे हो, यानी कि आपको अपने कस्टमर बेस को बढ़ाना होगा, आपको ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंचना होगा। तो यू हैव टू पेनिट्रेट डीप डाउन इनटू मार्केट। आपको मार्केट को पेनिट्रेट करना होगा और आपको एक एक कस्टमर्स तक पहुंचना होगा। अब आप जैसे पहुंचो वो देखो आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, बट ये आपको करना होगा, क्योंकि इस यहां कोई नया कस्टमर आपके पास, नया मार्केट आपके लिए क्रिएट नहीं हो रहा है, और ना ही आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, क्योंकि आप नया प्रोडक्ट ला रहे हो। तो आप नया प्रोडक्ट भी नहीं ला रहे हो, आप सेम प्रोडक्ट को सेम मार्केट में बेचने की बात कर रहे हैं। तो जैसे हमने कहा कि अब हमने क्या किया, जैसे हमने एडवर्टीजमेंट करा। जब हम एडवर्टीजमेंट करते हैं तो जाहिर सी बात है ज्यादा कस्टमर्स को पता चलता है, और जब ज्यादा कस्टमर्स को पता चलेगा तो कस्टमर्स क्या करेंगे? हमारे प्रोडक्ट को बाय करेंगे। या हमने क्या किया? डिस्काउंट कर दिया। मान लो 10 रुपए का ट्यूब था, हमने 2 रुपए का डिस्काउंट कर दिया, 8 रुपए में बेचना शुरू किया। तो अब ज्यादा कस्टमर्स उसको बाय कर सकते हैं, तो डिस्काउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑफर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, हम डिफरेंट प्रमोशनल एक्टिविटीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम अपने प्रोडक्ट को क्या करें? प्रमोट करें। अगर हाई कॉस्ट प्रोडक्ट है तो हम इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी दे सकते हैं। टूथपेस्ट पे तो नहीं दोगे इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी, बट मान लो अगर आईफोन है तो आईफोन क्या करेगा? आईफोन इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी दे देगा, ताकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ना, वो भी क्या कर सके? इसको खरीद सके। तो दे विल गिव द ऑप्शन ऑफ व्हाट? इंस्टॉलमेंट्स। अब जरा गौर करो, ये जो आप जो टेक्निक लगा रहे हो ना, इससे होगा क्या? आपकी सेल बढ़ेगी, आपका मार्केट शेयर बढ़ेगा, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। दैट व्हाट द ग्रोथ इज ऑल अबाउट। तो दिस इज द फर्स्ट वे, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इनटू एग्जिस्टिंग मार्केट। चूंकि इसमें आप मार्केट को पेनिट्रेट कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आप कर रहे हो पेनिट्रेट द मार्केट, एग्जिस्टिंग मार्केट को पेनिट्रेट कर रहे हो, इसीलिए इस स्ट्रैटेजी को कहा गया मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट पेनिट्रेशन क्या तरीका है मार्केट को पेनिट्रेट करने का? तो ये आपके तरीके हैं मार्केट को पेनिट्रेट करने का, है ना? तो दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन विच इज कॉल्ड एज मार्केट पेनिट्रेशन। सेकेंड ऑप्शन, अब कहना है ईगर साहब का कि देखो, अब हो सकता है आपका प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग हो, तो एक दूसरा ऑल्टरनेटिव भी आता है कि हो सकता है आपका प्रोडक्ट नया हो, यानी कि आप नया प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हो, राइट? नया प्रोडक्ट लॉन्च करने से भी आपको ग्रोथ मिलेगा, तो आप न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हो। ठीक है, कहां लॉन्च कर सकते हैं? सेम मार्केट में या नए मार्केट में? हम कहते हैं यहां फिर 2 ऑप्शंस यहां भी क्रिएट होते हैं। तो जैसे मार्केट एग्जिस्टिंग है, वैसे मार्केट भी न्यू हो सकता है, प्रोडक्ट भी न्यू और एग्जिस्टिंग हो सकता है, मार्केट भी न्यू और एग्जिस्टिंग हो सकता है। तभी आपको 4 स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस यहां मिल रहे हैं। तो सेकंड ऑप्शन आता है कि आप क्या कर सकते हो? नए प्रोडक्ट को
आप एग्जिस्टिंग मार्केट में क्या कर दो, लॉन्च कर दो। नए प्रोडक्ट को आप एग्जिस्टिंग मार्केट में लॉन्च करो, सो न्यू प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्केट। तो अब देखो मार्केट तो सेम है, मार्केट में आप कुछ नहीं कर रहे हो। कैसे क्या हुआ देखो, अब क्या हुआ, आईसीआई ने क्या किया, आईसीआई ने रिवाइज्ड स्टडी मटेरियल लॉन्च कर दिया। आईसीआई ने क्या किया, रिवाइज्ड स्टडी मटेरियल लॉन्च किया। तो अगर स्टडी मटेरियल रिवाइज्ड लॉन्च कर दिया तो पुराना वाला किसी काम का नहीं रहा। तो ये जो रिवाइज्ड स्टडी मटेरियल है, तो क्या मार्केट चेंज हुआ आईसीआई का? नहीं, आईसीआई ने उन्हीं बच्चों के लिए क्या किया है, रिवाइज्ड मटेरियल यूज किया है। तो मार्केट क्या रह गया, मार्केट सेम रह गया, सेम मार्केट, लेकिन प्रोडक्ट क्या हो गया, प्रोडक्ट चेंज हो गया। तो आप क्या कर रहे हो, एक नया प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो फॉर द एग्जिस्टिंग मार्केट। तो जैसे ही आपका प्रोडक्ट न्यू है और मार्केट एग्जिस्टिंग है, तो आप प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हो, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। क्या कहते हैं इसको, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जैसे हमने क्या कहा, आईसीआई लॉन्चेस रिवाइज्ड स्टडी मटेरियल, राइट, तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया। तो दो ऑप्शन हो गए। तीसरा सोचो, सर ये भी तो पॉसिबल है कि हम क्या करें, हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को, जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को नए मार्केट में लॉन्च कर दें। जैसे अभी हम टूथपेस्ट सिर्फ इंडिया में बेच रहे थे, हमने इस टूथपेस्ट को चाइना में लॉन्च कर दिया। तो चाइना तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, नया मार्केट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन सोचो, हम आईफोन को अभी तक मान लो स्टोर से बेच रहे थे, अब हमने ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया, वैसे बिक रहा है जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो वो क्या हो जाएगा फिर, ऑनलाइन मार्केट, मतलब आप नए मार्केट को एक्सेस कर पाओगे, राइट। सो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को हम क्या करें, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को हम कहां बेचें, नए मार्केट में बेचें। तो अगर प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है और मार्केट नया है, तो अब आप क्या डेवलप कर रहे हो, प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है, मार्केट नया है, तो आपने क्या कहा, इस केस में क्या हो सकता है, तो आपने कहा न्यू ज्योग्राफिकल मार्केट। आप इंडिया में थे, आप चाइना चले गए, इसका मतलब आपने ज्योग्राफिकल मार्केट ही चेंज कर लिया। इतना ही नहीं, नया मार्केट क्रिएट करने के लिए आप प्राइसिंग वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपने प्राइसिंग कम कर दी, आप पैकेजिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपने छोटे छोटे पैकेट बना के प्राइस को कम कर दिया, तो आप नए मार्केट को एक्सेस कर लोगे। लाइकवाइज आप ऑनलाइन भी जा सकते हो, आप ऑनलाइन मार्केट को भी क्रिएट कर सकते हो। इन सारे के सारे सिचुएशन में क्या हो रहा है कि हमारा प्रोडक्ट सेम है, हमारा प्रोडक्ट क्या है, सेम है, लेकिन मार्केट क्या हो जाता है, मार्केट नया हो जाता है, तो सेम प्रोडक्ट न्यू मार्केट हो जाएगा। तो जैसे ही सेम प्रोडक्ट और न्यू मार्केट होता है, तो चूंकि यहां मार्केट को डेवलप कर रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज मार्केट डेवलपमेंट। क्या कहते हैं इसको, मार्केट डेवलपमेंट कहते हैं, बिकॉज वी आर डेवलपिंग अ न्यू मार्केट। तो दिस इज कॉल्ड एज मार्केट डेवलपमेंट। तो तीन ऑप्शन आ गए, पहला मार्केट पेनिट्रेशन, दूसरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तीसरा मार्केट डेवलपमेंट, और चौथा आप जानते हो बहुत अच्छी तरह से क्या होता है जब दोनों चीजें नहीं होती है। हमने क्या कहा, फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास, अगर मेरा प्रोडक्ट भी नया हो और मेरा मार्केट भी क्या हो, नया हो। तो अगर हम न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट पे जाते हैं, देन दैट इज कॉल्ड एज डाइवर्सिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड एज डाइवर्सिफिकेशन। तो इस तरह से देखो कितने ऑप्शंस बन गए, चार स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस बनते हैं एज पर द इगरेंस ऑफ ग्रोथ मैट्रिक्स और प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स। नंबर वन इज द मार्केट पेनिट्रेशन, then we have the product development, then we have the market development, and then we have the diversification। अब आप बोलोगे सर ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये तो मैं कह रहा था आपसे कि टॉपिक क्या होगा, रिपीट होगा, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट, क्लियर है। आगे बढ़ो, लेट्स सी द मैट्रिक्स। द एंसॉफ्स प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स प्रपोज्ड बाय ईगर एंसॉफ, इसने प्रपोज किया था ईगर एंसॉफ ने, इज अ यूजफुल टूल that help business decide their product and market growth strategy। तो प्रोडक्ट एंड मार्केट ग्रोथ स्ट्रैटेजी को डिसाइड करने के लिए हम इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। क्या बोलोगे, प्रोडक्ट एंड मार्केट ग्रोथ स्ट्रैटेजी, दो ही डायमेंशन है यहाँ। तो ये कितने सेल का मॉडल होगा, 4 सेल का होगा। विद द यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स अ बिजनेस कैन गेट अ फेयर आइडिया अबाउट हाउ इट्स ग्रोथ डिपेंड्स अपॉन इट्स मार्केट इन न्यू और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन बोथ न्यू एंड एग्जिस्टिंग मार्केट। तो क्या आपका ग्रोथ का क्या आइडिया हो सकता है ना, या आपका ग्रोथ कितना डिपेंड करता है किस पे, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या एग्जिस्टिंग मार्केट पे, न्यू प्रोडक्ट या न्यू मार्केट पे। द प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स इज अ पोर्टफोलियो प्लानिंग टूल फॉर आइडेंटिफाइंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फॉर द कंपनी। सो आपको इसी बात को ध्यान में रखना है कि ये एक पोर्टफोलियो प्लानिंग टूल है जिसकी मदद से हम ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। ये हमें बताता है कि प्रोडक्ट और मार्केट में हम किस तरह से ग्रोथ स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हैं। दैट व्हाट दिस मैट्रिक्स टेल्स अस, राइट। तो ये आपका ईगर एंसॉफ का मैट्रिक्स हो गया। देखो प्रोडक्ट क्या हो सकता है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट क्या हो सकता है, न्यू मार्केट क्या हो सकता है, एग्जिस्टिंग मार्केट हो सकता है न्यू। अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, एग्जिस्टिंग मार्केट है, मार्केट पेनिट्रेशन। अगर न्यू मार्केट है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, तो मार्केट डेवलपमेंट। अगर एग्जिस्टिंग मार्केट है, न्यू प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अगर दोनों नया है तो डाइवर्सिफिकेशन। आइडिया बड़ा सिंपल है। हम कहते हैं अगर प्रोडक्ट
या मार्केट या दोनों एग्जिस्टिंग हो, अगर प्रोडक्ट या मार्केट या दोनों एग्जिस्टिंग हो, तो देन दिस इज कॉल्ड एज डाइवर्सिफिकेशन। याद होगा आपको, पहले भी बताया था मैंने, सॉरी इंटेंसिफिकेशन। तो दिस इज कॉल्ड एज इंटेंसिफिकेशन। येलो वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा, इंटेंसिफिकेशन कहलाएगा, जहां हम इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे होते हैं, ऑपरेशंस के इंटेंसिटी को। और अगर दोनों नया हो तो उसे क्या कहा जाता है, डाइवर्सिफिकेशन कहा जाता है। तो फर्दर हम इसको क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में देख सकते हैं। इगरम्स ऑफ के ग्रोथ ऑप्शंस को हम दो पार्ट में देख सकते हैं, इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। और इंटेंसिफिकेशन के अंदर तीन चीजें आते हैं, मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केट डेवलपमेंट। डाइवर्सिफिकेशन के अंदर डाइवर्सिफिकेशन, इसके टाइप्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो पहला है आपका मार्केट पेनिट्रेशन, देखते चलो फटाफट। It refers to a growth strategy where the business focuses on selling existing product into existing market. This is what we have to keep in mind. क्या कर रहे हैं यहाँ, existing product को बेच रहे हैं, कहाँ, existing market में। It is achieved by making more sales to present customers without changing product in any major way. तो प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं करते हम, कोई बड़ा मॉडिफिकेशन प्रोडक्ट में नहीं होता, बल्कि हम प्रेजेंट कस्टमर से ही क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा सेल करने की कोशिश करते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को रीच करने की कोशिश करते हैं, प्रेजेंट मार्केट में ही है, राइट। किसी भी तरह का प्रोडक्ट में भी हम चेंज नहीं लाते। पेनिट्रेशन माइट रिक्वायर ग्रेटर स्पेंडिंग ऑन एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग। एज आई टोल्ड यू, अगर आप पेनिट्रेट करना चाहते हैं ना, तो आपका एडवर्टीजमेंट कॉस्ट क्या होगा, बढ़ेगा, आपको ज्यादा से ज्यादा एडवर्टीजमेंट करना होगा। Overcoming competition in mature market requires an aggressive promotional campaign supported by a pricing strategy designed to make the market unattractive for competitors. जनरल बात है, इग्नोर करो। Penetration is also done by effort on increasing usage by the customer. अब इसको भी ध्यान में रखना है कि आप यूसेज भी बढ़ा सकते हैं, कस्टमर अगर ज्यादा यूज करे तो, है ना। जैसे टूथपेस्ट का क्वेश्चन आया था एग्जामिनेशन में कि 2 बार टूथपेस्ट करने के लिए डॉक्टर सलाह देता है या मैन्युफैक्चरर सलाह देता है ताकि आपका फ्रेश ब्रेथ हो, ठीक है। वो क्या करना चाह रहे हैं, तो आप बोलोगे सर 2 बार ब्रश करने का मतलब है कि कंजम्पशन बढ़ेगा। जो ट्यूब आप लेट से 1 महीने में आपका खत्म होता था एक बार ब्रश करने से, तो अगर आप 2 बार ब्रश करते हो तो 15 दिनों में खत्म होगा, तो 1 महीने में आप 2 ट्यूब खरीदोगे, तो सेल क्या होगा, डबल हो जाएगी कंपनी की डायरेक्टली। सो ये क्या होता है, इंक्रीज कंजम्पशन। इसमें हमने क्या किया, कंज्यूमर से कंजम्पशन बढ़वा दिया इन सम मैनर यूजिंग सम स्ट्रेटजी, तो दैट इज ऑल्सो अ वे टू इंक्रीज द सेल। तो एडवर्टाइजिंग की बात करें, प्रमोशन की बात करें, इंस्टॉलमेंट्स की बात करें, इंक्रीज कंजम्पशन की बात करें, ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स की बात करें, ये सब तरीका हो सकता है मार्केट को पेनिट्रेट करने का। मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इनटू एग्जिस्टिंग मार्केट। मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब है हम अपने करंट कस्टमर से ही अपनी सेल को बढ़ाना चाहते हैं, राइट। देयर आर सेवरल वे टू डू दैट। So this is your first strategy, market penetration. Let's go to the second strategy, market development. Market development में चूंकि ये मार्केट को डेवलप करने की बात की जा रही है, इसका मतलब मेरा प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग होगा और हम नए मार्केट में जाएंगे। देखना, मार्केट डेवलपमेंट रेफर्स टू अ ग्रोथ स्ट्रेटजी where the business seeks to sell its existing product into new market. This is the idea. हम अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को नए मार्केट में बेच रहे हैं। It's a strategy for company growth by identifying and developing new markets for current company products. जो हमारा करंट प्रोडक्ट है उसके लिए हम न्यू मार्केट को फाइंड आउट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं या डेवलप करते हैं। दैट इज बेसिकली योर मार्केट डेवलपमेंट। जैसे न्यू ज्योग्राफिकल मार्केट हो सकता है, न्यू प्रोडक्ट डायमेंशंस और पैकेजिंग हो सकती है, इससे भी मार्केट क्रिएट हो सकता है। न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो सकता है, डिफरेंट प्राइसिंग पॉलिसीज को हम इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम मार्केट सेगमेंट को क्रिएट कर सकें, राइट। सो न्यू ज्योग्राफिकल मार्केट हो गया, न्यू प्रोडक्ट डायमेंशन और पैकेजिंग हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो गया, प्राइसिंग हो गया। इन सब के मदद से हम क्या कर सकते हैं, मार्केट डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ऑनलाइन मार्केट का यहाँ जिक्र नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन मार्केट को भी ला सकते हैं। ऑनलाइन मार्केट भी एक तरीका है जिससे हम नए मार्केट को क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज मार्केट डेवलपमेंट। याद रखना है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इनटू न्यू मार्केट। कैसे, पैकेजिंग चेंज करके। अब 200-250 रुपए का एक शैम्पू का मान लो बॉटल आता है, ठीक है। अब वो शैम्पू का जो बॉटल है 200-250 रुपए का, हो सकता है वो लो इनकम ग्रुप के लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, तो आपने क्या किया, सेम शैम्पू को 2-2 रुपए के साशे में आपने पैक कर दिया। अब वो 2-2 रुपए का साशे बिक रहा है शॉप्स में, और जो पूरी 200 का बॉटल एक साथ नहीं खरीद सकते, वो भी 2 रुपए का साशे खरीद सकते हैं। तो आपने क्या किया, एक नया सेगमेंट क्रिएट कर दिया लो इनकम ग्रुप का, जो आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा। तो पैकेजिंग के आधार पर भी आप नए मार्केट को क्रिएट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, मान लो कोई बहुत रिमोट एरिया है, जिस रिमोट एरिया को आप एक्सेस ही नहीं कर पा रहे थे, आप वहां तक अपना प्रोडक्ट पहुंचा ही नहीं पा रहे थे, एंड यू डू सम काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इनोवेशन जिसकी मदद से आप प्रोडक्ट को वहां तक पहुंचा पाते हो, तो आपने क्या कर दिया, न्यू मार्केट को एक्सेस कर लिया। प्राइसिंग, द सेम चीज एज द पैकेजिंग। बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, प्राइसिंग हम डिफरेंट प्राइसिंग के आधार पे भी क्या कर सकते हैं, नए मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज मार्केट डेवलपमेंट। फिर आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आपको एक बड़ी सिंपल सी बात याद रखनी है कि मार्केट सेम रहेगा, प्रोडक्ट नया रहेगा।
तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा नया प्रोडक्ट ही हो, रिवाइज्ड प्रोडक्ट भी हो सकता है। आईसीआई का जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें रिवाइज्ड प्रोडक्ट था, बिल्कुल ब्रांड न्यू प्रोडक्ट नहीं था। सो दैट इज योर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट रेफर्स टू अ ग्रोथ स्ट्रेटजी where business aims to introduce new product into existing market। क्या कहा हमने, नया प्रोडक्ट है, मार्केट क्या है, एग्जिस्टिंग है, तो न्यू प्रोडक्ट इनटू एग्जिस्टिंग मार्केट। यहां मार्केट नहीं बदल रहा है, प्रोडक्ट बदल रहा है। इट इज अ स्ट्रेटजी ऑफ कंपनी ग्रोथ बाय ऑफरिंग मॉडिफाइड और न्यू प्रोडक्ट टू द करंट मार्केट। इसको ध्यान में रखना है, क्या कैसा, या तो मॉडिफाइड होगा या नया प्रोडक्ट होगा। तो अगर रिवाइज प्रोडक्ट करके क्वेश्चन में आ जाए, मॉडिफाइड प्रोडक्ट करके क्वेश्चन में आ जाए, तो भी आप उसको न्यू प्रोडक्ट की कैटेगरी में रखोगे। इस स्ट्रेटजी में रिक्वायर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू कॉम्पिटेंसीज एंड रिक्वायर द बिजनेस टू डेवलप मॉडिफाइड प्रोडक्ट व्हिच कैन अपील टू द एग्जिस्टिंग मार्केट। सिंपल सी बात है, आपका चूंकि मार्केट सेम है, तो आप जो न्यू प्रोडक्ट ला रहे हो या मॉडिफाइड प्रोडक्ट ला रहे हो, उसमें ऐसे फीचर्स होने चाहिए जो कस्टमर को अपील करे। नॉट रेलिवेंट फॉर अस, है ना। ये तीन शुरू के 2 पॉइंट हमारे लिए रेलिवेंट है, ध्यान में रखना है। Then we go for the diversification। We know that diversification के केस में क्या होता है, प्रोडक्ट भी नया होता है और मार्केट भी नया होता है ना। Diversification refers to a growth strategy where a business markets new product in the new market। New product, new market, प्रोडक्ट भी नया और मार्केट भी नया, उसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। और आप जानते हो डाइवर्सिफिकेशन रिलेटेड हो सकता है, अनरिलेटेड हो सकता है, एग्जांपल्स वगैरह आप प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हो। इट इज स्ट्रेटजी बाय starting up or acquiring business outside the company's current product and market। तो आप बिजनेस करंट प्रोडक्ट एंड मार्केट से बाहर क्या कर रहे हो, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या बिजनेस एक्वायर कर रहे हो, दैट इज योर डाइवर्सिफिकेशन। दिस इज रिस्की। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये आपका अननोन पाथ पे लेके जा रहा है। इट डज नॉट रिलाई ऑन ईदर द कंपनी सक्सेसफुल प्रोडक्ट और इट्स पोजीशन इन द एस्टैब्लिश्ड मार्केट। तो आपका जो अभी सक्सेसफुल प्रोडक्ट है ना, आप उस पर रिलाई नहीं कर रहे हो, आप नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो। आप करंट मार्केट पे नहीं हो, आप नए मार्केट में जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है वहां रिस्की होगा, क्योंकि आप अननोन पाथ पे जा रहे हो। टिपिकली द बिजनेस इज मूविंग इनटू मार्केट्स इन विच इट हैज लिटिल और नो एक्सपीरियंस। तो ना ही आपको प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस है, ना ही आपको मार्केट का एक्सपीरियंस है, तो कंपैरेटिवली डाइवर्सिफिकेशन क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, रिस्की होगा। दिस इज कॉल्ड एज डाइवर्सिफिकेशन, राइट। तो इस तरह से देखो, कितने हो गया हमारे पास, कितने हो गया हमारे पास, 4 ऑप्शंस हो गए इगरेंस ऑफ हमें देता है। एक हो गया मार्केट पेनिट्रेशन, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट। एक हो गया प्रोडक्ट डेवलपमेंट, न्यू प्रोडक्ट, सेम मार्केट। मार्केट डेवलपमेंट, सेम प्रोडक्ट, न्यू मार्केट। डाइवर्सिफिकेशन, न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट, राइट। दीज आर द 4 ऑप्शंस गिवन बाय द इगरेंस ऑफ मैट्रिक्स। प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ स्ट्रेटजी इज ऑल्सो नॉट परमानेंट, यही सी बात है, क्योंकि मार्केट का कंडीशन जब बदलेगा, एनवायरमेंट कैसा है, डायनामिक है, तो नथिंग इज परमानेंट इन फैक्ट। तो व्हेन द मार्केट कंडीशन चेंज ओवर टाइम, अ कंपनी में शिफ्ट प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ स्ट्रेटजी। जैसे मार्केट कंडीशन बदलेगा, तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी भी चेंज करनी पड़ेगी, वी नो दैट ना, इसमें कुछ खास नहीं है। दिस इज ऑल, इट्स ऑल अबाउट योर इगरेंस ऑफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स। सेकंड वन इज द एडीएल मैट्रिक्स। एडीएल मैट्रिक्स का मतलब है आर्थर डील, ये सबसे लंबा चौड़ा मैट्रिक्स है आपका, है ना, तो ध्यान से समझना, ठीक है। देखते हैं हम किसको, एडीएल मैट्रिक्स को। एडीएल स्टैंड्स फॉर आर्थर डी लिटल। एडीएल स्टैंड्स फॉर आर्थर डी लिटल। आर्थर डी लिटल ने ये मैट्रिक्स दिया था, इसीलिए इसके नाम से इस मैट्रिक्स को जानते हैं, आर्थर डी लिटल। शॉर्ट में आप इसको क्या बुलाते हो, एडीएल मैट्रिक्स, ठीक है, एडीएल मैट्रिक्स। अब देखो, सबसे पहली बात, एडीएल मैट्रिक्स भी क्या है, एक पोर्टफोलियो एनालिसिस टूल है, और ध्यान से समझना है इसको, वरना दिक्कत होगी आपको, है ना। इसमें क्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, ध्यान से समझना। ये भी क्या है, एक पोर्टफोलियो एनालिसिस टूल है, यानी कि सर इसके मदद से भी हम डिसाइड कर सकते हैं किस बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, नहीं करना है, विड्रॉ करना है, क्या स्ट्रैटेजी होगी, ये सारी चीजें हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी मल्टी प्रोडक्ट मल्टी बिजनेस कंपनी है, तो उस पर हम एडीएल मैट्रिक्स को अप्लाई कर सकते हैं, करेक्ट। अब एडीएल मैट्रिक्स का जो पोर्टफोलियो एनालिसिस है, इसके 2 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन पे ये एनालिसिस की जाती है। हाउ मेनी डायमेंशंस आर देयर, दे आर 2 डायमेंशंस। तो 2 डायमेंशंस पे आधारित होकर आप क्या कर सकते हो, ये कर सकते हो। पहला जो डायमेंशन है वो है इंडस्ट्री लाइफ साइकिल का। इंडस्ट्री लाइफ साइकिल क्यों एज अ डायमेंशन लिया गया, तो इसके बारे में सुन लो मेरी बात ध्यान से। इंडस्ट्री अपने लाइफ साइकिल के किस स्टेज पे है, इससे आप समझ सकते हो कि उस इंडस्ट्री का करंट सिचुएशन क्या है, राइट। तो आपको ये समझना होता है, जैसे पीएलसी आपने पढ़ा ना, तो पीएलसी और इंडस्ट्री लाइफ साइकिल को आप कंपेयर करके दिमाग में रख सकते हो। तो आपने पीएलसी पढ़ा था, 4 स्टेजेस आपको दिखाई दिए थे, लाइकवाइज इंडस्ट्री लाइफ साइकिल में भी 4 ही स्टेज होते हैं। पहला स्टेज होता है आपका एम्ब्रायनिक, जिसको इंट्रोडक्शन आप कहते हो, फिर दूसरा ग्रोथ होता है, तीसरा मैच्योरिटी होता है, चौथा एजिंग होता है या डिक्लाइन होता है। ये 4 स्टेजेस में आपका इंडस्ट्री का भी लाइफ साइकिल चलता है। तो हमें ये देखना होता है कि हमारा जो बिजनेस है वो इंडस्ट्री के लाइफ साइकिल के किस स्टेज में है। तो हम उससे क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्री के नेचर को समझ सकते हैं, अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजी को डिसाइड कर सकते हैं। तो समहाउ वी विल गेट द आइडिया ऑफ द मार्केट, कि मार्केट किस तरह से मूव कर रहा है, और फिर अकॉर्डिंगली हम अपनी स्ट्रैटेजी को सेट कर सकते हैं। दैट इज वाई एक डायमेंशन जो है उसका वो इंडस्ट्री लाइफ साइकिल रखा गया है। दूसरा जो डायमेंशन है
दूसरे डायमेंशन में कॉम्पिटिटिव पोजीशन को रखा गया। जब आप कॉम्पिटिटिव पोजीशन की बात करते हो तो इससे आपकी कंपनी के पोजीशन का पता चलता है। तो जाहिर सी बात है, हमें दोनों चीजों को समझना होगा, हमें हमारे प्रोडक्ट या बिजनेस को समझना होगा और साथ ही साथ हमें मार्केट को समझना होगा। तो आप क्या करते हो, अपने प्रोडक्ट को समझते हो, अपने मार्केट को समझते हो, अपने कॉम्पिटिटिव पोजीशन को समझते हो कि हम कितने स्ट्रांग हैं, हमारा बिजनेस स्ट्रेंथ क्या है, और साथ ही साथ आप इंडस्ट्री को देखते हो कि इंडस्ट्री अपनी लाइफ साइकिल के किस स्टेज पे है। जैसे ये दो डायमेंशंस आपके पास आते हैं तो इन दो डायमेंशंस के आधार पे यू कैन सी योर प्रोडक्ट और बिजनेस एंड यू कैन डिसाइड योर स्ट्रैटेजी। दैट इज द बेसिक आइडिया। अब इंडस्ट्री लाइफ साइकिल में कितने स्टेजेस होते हैं हमारे पास, टोटल 4 स्टेजेस होते हैं। तो 4 स्टेजेस यहां आ गए हमारे पास, किसमें, इंडस्ट्री लाइफ साइकिल में। सबसे पहला स्टेज क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एज एम्ब्रायनिक। एम्ब्रायनिक का मतलब क्या हुआ, एम्ब्रायनिक का मतलब हो गया इंट्रोडक्शन फेज। और आप जानते हैं इंट्रोडक्शन फेज में मार्केट छोटा होता है, सेल ज्यादा नहीं होती, मार्केट शेयर ज्यादा नहीं होता, आपका बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की आपको जरूरत होती है। सो दैट इज योर एम्ब्रायनिक फेज। सेकेंड फेज आता है आपका ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या होता है, एम्ब्रायनिक फेज में कंपटीशन भी बहुत इंटेंस नहीं होता, लेकिन जैसे आप ग्रोथ फेज में जाते हैं आपका कंपटीशन बढ़ता है, लेकिन साथ ही साथ आपका प्रॉफिट भी इनॉर्मसली बढ़ता है। लेकिन आप जानते हैं ग्रोथ फेज में जब इंडस्ट्री है तो कंपनीज प्रॉफिट अर्न करेगी, बट प्रॉफिट का बहुत बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट भी करना पड़ता है उन्हें, ताकि वो ग्रोथ को मेंटेन रख सके। उसके बाद आता है मैच्योरिटी फेज, यानी कि यहाँ इंडस्ट्री मैच्योर कर रहा है। इंडस्ट्री मैच्योर कर रहा है कहने का मतलब ज्यादा ग्रोथ के ऑप्शन नहीं है, और अगर इंडस्ट्री मैच्योर कर रहा है तो यहाँ आपका कंपटीशन इंटेंस हो जाता है। तो आपको अपने पोजीशन को बचाए रखने के लिए स्ट्रगल करना होगा, क्योंकि यहाँ आपको इंटेंस कंपटीशन दिखाई देगा, राइट। देन देयर कम्स द एजिंग। एजिंग का मतलब क्या हो गया कि नाउ यू आर गोइंग डाउन। आप क्या कर रहे हो, आप डाउन हो रहे हो, यानी कि डिक्लाइन की बात कर रहे हैं। इंडस्ट्री क्या हो रहा है, यहाँ डिक्लाइन फेज में चला जाता है। सो दैट इज योर फोर्थ स्टेज। तो 4 स्टेजेस होते हैं हमारे पास इंडस्ट्री लाइफ साइकिल में, एम्ब्रायनिक, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड एजिंग। इसको कैसे लेना है, एग्जैक्टली उसी तरह से लेना है जैसे आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल था। जब कॉम्पिटिटिव पोजीशन की बात आई तो फिर एडीएल ने क्या किया, 5 कॉम्पिटिटिव पोजीशंस बताए। कितने बताए, 5 पोजीशंस बताए। बोले आप 5 में से किसी भी एक पोजीशन पे हो सकते हो एज अ बिजनेस। आप जब आप एनालाइज करते हो तो देखते हैं कि मेरा पोजीशन क्या है, और अकॉर्डिंगली आप मैट्रिक्स में आपका प्लेसमेंट होगा। सो अब वो 5 पोजीशंस कौन कौन से हैं देखो। सबसे पहला जो पोजीशन होता है, जो सबसे सुपीरियर पोजीशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज डोमिनेंट। तो ऐसा हो सकता है कि आप मार्केट में क्या हो, डोमिनेंट हो, ये आपका कॉम्पिटिटिव पोजीशन हो सकता है। तो अब डोमिनेंट होने का मतलब क्या है, डोमिनेंट सुनने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है ना। तो इट्स अ वेरी रेयर पोजीशन। ये कैसा पोजीशन होता है, रेयर पोजीशन होता है, जल्दी ये पोजीशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड इट इज जनरली ड्यू टू व्हाट, मोनोपोली। यूजुअली ड्यू टू मोनोपोली। मोनोपोली की वजह से यू कैन गेट द डोमिनेंट पोजीशन। अब जैसे हमने कोल इंडिया लिमिटेड की बात करी थी, याद करो हमने क्या कहा था कि इंडिया के कोल रिसोर्स पे कंप्लीटली किसका अधिकार है, कोल इंडिया लिमिटेड का अधिकार है। इसका मतलब दे आर हैविंग व्हाट, मोनोपोली इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर। तो फिर उनको क्या कहा जाएगा, उनको डोमिनेंट कहा जाएगा, बिकॉज दे हैव मोनोपोली इन दैट पर्टिकुलर रिसोर्स। सो डोमिनेंट पोजीशन इज अ रेयर पोजीशन, कभी कभी कंपनी को मिलता है, और यूजुअली ये क्यों मिलता है, तो आप कहोगे ड्यू टू मोनोपोली। तो पहला पोजीशन क्या हो गया, डोमिनेंट। हो सकता है आप डोमिनेंट हो, या फिर हो सकता है आप स्ट्रांग हो। जैसे आप रिलायंस की बात करो, जियो की बात करो, आप जियो को कहां डालोगे, डोमिनेंट पे नहीं डालोगे, कहां डालोगे आप जियो को, स्ट्रांग में डालोगे। अच्छा, स्ट्रांग होने का मतलब पता है क्या है, स्ट्रांग होने का मतलब है कि यू आर स्ट्रांग इनफ, यू आर स्ट्रांग इनफ। आपने कहा सर स्ट्रांग इनफ आप जो कह रहे हो ये किस कंटेक्स्ट में कह रहे हो, तो बालक मैं कंपटीशन के कंटेक्स्ट में कह रहा हूं। यानी कि यू कैन अप्लाई योर ओन स्ट्रेटजी विदाउट कंसीडरिंग टू मच अबाउट द कॉम्पिटिटर। आपको कॉम्पिटिटर के ज्यादा कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती है ना। अब यू डू नॉट कंसीडर कॉम्पिटिटर टू मच, बट हाँ एक बात जरूर है, हम कहते हैं ठीक है आपको कॉम्पिटिटर के स्ट्रेटजिक रिस्पॉन्स से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो आप कॉम्पिटिटर को लेकर ज्यादा कंसर्न नहीं है, आप अपनी स्ट्रेटजी रोल आउट कर देते हैं, लेकिन आपको कॉम्पिटिटर को वॉच करते रहना चाहिए। दैट इज अ सजेशन वी कैन गिव। तो आप क्या बोलोगे, आप नो, डोंट गिव टू मच कंसिडरेशन टू राइवल्स मूव। तो राइवल्स मूव से इन्हें कुछ खास नहीं फर्क नहीं पड़ता, दे आर इन अ वेरी स्ट्रांग पोजीशन, वेरी कंफर्टेबल पोजीशन, एंड दे कैन डू whatever they want without too much consideration of the competition. That is the idea. तो पहला क्या हो गया डोमिनेंट, दूसरा क्या हो गया स्ट्रांग। हो सकता है आप तीसरे पोजीशन में आ जाओ, दैट इज कॉल्ड एज फेवरेबल। अब बोलोगे फेवरेबल का मतलब क्या हुआ, फेवरेबल का मतलब हुआ यू आर बीइंग फेवर्ड, है ना, फेवरेबल सिचुएशन है आपका। अब बोलोगे सर ये कैसे होगा, मान लो इंडस्ट्री इज हाईली फ्रैगमेंटेड। इंडस्ट्री क्या है, पूरी तरह से फ्रैगमेंटेड है। इंडस्ट्री क्या है, पूरी तरह से फ्रैगमेंटेड है। अब फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री में क्या होता है, फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री में क्या होता है कि अब ये क्या बना हुआ है, ये सेगमेंट्स बना हुआ है, छोटे छोटे सेगमेंट्स बने हुए, फ्रैगमेंट्स बने हुए हैं।
और आप लेट से कि यू आर ऑपरेटिंग इन दिस पर्टिकुलर फ्रैगमेंट, आप इसमें ऑपरेट कर रहे हो, इस सेगमेंट में ऑपरेट कर रहे हो, और यहां कोई बड़ा राइवल जो है वो आपको थ्रेट नहीं कर रहा है, तो कोई क्लियर कट लीडर नहीं है। इंडस्ट्री जो है वो फ्रैगमेंटेड है, बटा हुआ है, और जिस फ्रैगमेंट में आप हो वहां कोई क्लियर कट लीडर नहीं है। तो आप क्या करते हो, फॉर टाइम बीइंग यू अर्न, राइट, यू अर्न कंसिडरेबल प्रॉफिट। बट जैसे ही वहां कंपटीशन बढ़ता है तो ये आपको क्या हो जाता है, ये प्रॉब्लम आपको आनी शुरू हो जाती है, एंड यू फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट। सो व्हाट विल हैपन हियर इन द केस ऑफ फेवरेबल, तो आप क्या कहते हो, इंडस्ट्री क्या होता है इसमें, इंडस्ट्री इज फ्रैगमेंटेड। इंडस्ट्री कैसा रहता है, इंडस्ट्री फ्रैगमेंटेड रहता है, इंडस्ट्री इज फ्रैगमेंटेड, राइट। और साथ ही साथ फिर क्या कहा आपने, इंडस्ट्री इज व्हाट, फ्रैगमेंटेड, नंबर वन। नंबर टू, नो क्लियर कट लीडर, और यहां कोई क्लियर कट लीडर नहीं है, तो ये सिचुएशन आपके लिए क्या है, फेवरेबल है, एंड यू विल बी अर्निंग व्हाट, प्रॉफिट। तो दिस इज कॉल्ड एज फेवरेबल। फेवरेबल के बाद आता है नंबर 4, राइट। तो क्या इंडस्ट्री हमेशा ऐसा ही रहता है, नहीं सर, ये आगे जाके इंडस्ट्री क्या हो जाता है, कॉन्सोलिडेट हो जाता है। तो जब ये कॉन्सोलिडेट होता है ना, तो ये फेवरेबल को प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। नंबर 4 इज टेनेबल। अच्छा, टेनेबल का मतलब क्या होता है, टेनेबल का मतलब होता है ठीक ठाक, रीजनेबली गुड। क्या बोलोगे आप बोलोगे सर रीजनेबली गुड, रीजनेबली गुड मतलब ठीक ठाक कंपनी है, ये सर्वाइव करेगी फॉर सम टाइम, तो रीजनेबली गुड है, ठीक ठाक है, बहुत बुरा हाल भी नहीं है, बहुत अच्छा हाल भी नहीं है। एंड देन यू गो फॉर द फिफ्थ वन, इसको हम कहते हैं वीक। वीक का मतलब है ये बहुत ही कमजोर और बहुत ही छोटी कंपनी है, और इसका सर्वाइवल क्वेश्चनेबल है, राइट। अगर आप वीक के कैटेगरी में जा रहे हो तो इसका मतलब आप बहुत छोटी कंपनी हो, बहुत वीक कंपनी हो, और आपका सर्वाइवल क्या है, क्वेश्चनेबल है। तो आप कहते हैं टू स्मॉल टू सर्वाइव। इन कंपनी का चक्कर क्या है कि दे आर वेरी स्मॉल कंपनीज, सो टू स्मॉल और टू वीक, स्मॉल कहना सही नहीं होगा, टू वीक टू सर्वाइव, टू वीक टू सर्वाइव। तो हम कहते हैं इधर गो अप और गो आउट, यानी कि हम कहते हैं देखो, अगर आप वीक हो ना तो आप फटाफट कोशिश करो कि आप टेनेबल बनो, या फिर आपको इंडस्ट्री से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि आपका सर्वाइवल क्या है, क्वेश्चनेबल है। इस तरह से 5 पोजीशंस बताया उन्होंने, और इंडस्ट्री लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होते हैं। तो 4 स्टेजेस होते हैं और 5 पोजीशंस होते हैं, तो कितने सेल का मैट्रिक्स बनेगा बता सकते हो आप मुझे, तो आप क्या बोलोगे, 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 सेल्स। तो इस मैट्रिक्स में 20 सेल बनेंगे आपको। ईगल एंड सॉफ्ट में आपके सिर्फ 4 सेल थे, इसमें 20 सेल्स बनेंगे, और इसीलिए समझना बहुत जरूरी है कि हम उन 20 सेल्स को डिवाइड कैसे करते हैं। 20 सेल्स को हम 4 एरिया में डिवाइड कर सकते हैं, और 4 तरह की स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हैं। वो कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एग्जामिनेशन में एक बार पूछा जा चुका है। तो अब जो हम आगे करने जा रहे हैं ना, उसमें आपको और भी कंसंट्रेट रहने की जरूरत है। एक बात तो क्लियर हो गया कि एडीएल क्या है, मेरा पोर्टफोलियो एनालिसिस टूल है। कितने डायमेंशंस पे है, 2 डायमेंशंस पे। इंडस्ट्री लाइफ साइकिल लेते हैं, कॉम्पिटिटिव पोजीशन लेते हैं। इंडस्ट्री लाइफ साइकिल में कितने स्टेज हैं, 4 स्टेज हैं, इंट्रोडक्शन है, ग्रोथ है, मैच्योरिटी है, डिक्लाइन है। और हमारे पास कॉम्पिटिटिव पोजीशंस कितने हैं, 5 है। डोमिनेंट है, स्ट्रॉन्ग है, फेवरेबल है, टेनेबल है और वीक है, राइट। नाउ वी हैव टू सी कि कैसे हम अपने बिजनेस को यहाँ प्लॉट करें और किस तरह से हम एनालाइज करें। तो नाउ सी दिस, अगर मैं मैट्रिक्स को ड्रॉ करूं, तो हमने क्या किया, इंडस्ट्री लाइफ साइकिल को ले लिया हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, कॉम्पिटिटिव पोजीशन को ले लिया वर्टिकल एक्सिस पे। कॉम्पिटिटिव पोजीशन में हमारे पास सबसे पहले है डोमिनेंट, डोमिनेंट के बाद है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग के बाद फेवरेबल, फिर टेनेबल, फिर वीक। मैं सिर्फ पहला लेटर ले रहा हूं, आप पूरा लिख लेना। और इंडस्ट्री लाइफ साइकिल में सर लिख ही दो ना, चलो मैं लिख ही देता हूं, डोमिनेंट, स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल, टेनेबल एंड वीक, ठीक है। क्या है ये कौन सा डायमेंशन है मेरा, ये है मेरा कॉम्पिटिटिव पोजीशन। ये कौन सा डायमेंशन है, ये है इंडस्ट्री लाइफ साइकिल। कितने स्टेज, 4। पहला इंट्रोडक्शन या एम्ब्रायनिक, इसी को कह सकते हैं हम। दूसरा ग्रोथ, तीसरा मैच्योरिटी, चौथा एजिंग, ठीक है। इस तरह से देखो, आपका मैट्रिक्स बनके तैयार होगा। आप ड्रॉ करना मेरे साथ। ये आपका क्या बनके तैयार हो गया, ये आपका मैट्रिक्स बनके तैयार हो गया। ठीक है, अब आपका ध्यान होना चाहिए स्क्रीन पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फटाफट ड्रॉ कर लिया आपने, करेक्ट कर लिया ड्रॉ, वेरी गुड। अब जरा ध्यान देना, देखो जो डोमिनेंट कंपनीज होती हैं, आपने कहा, क्या कहा था कि सर यूजुअली इनके पास क्या होता है, मोनोपोली होती है, दे आर डोमिनेंट पूरी इंडस्ट्री पे। तो डोमिनेंट को आप देखोगे इंट्रोडक्शन में
परेशानी नहीं होती, जाहिर सी बात है इनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज दे आर द फर्स्ट, उन्हें क्रिएट करना पड़ता है इंट्रोडक्शन में मार्केट, तो इनका खर्चा बहुत होगा, बट इनको कोई खास परेशानी यहाँ नहीं होती। इंट्रोडक्शन फेज इनका क्या होता है, ग्रीन है, ग्रो करेगा। आप कंपनी क्या करेगी, ग्रो करेगी। जब ये ग्रोथ फेज में जाती हैं तो इनको थोड़ा सा हीट मालूम होता है। हीट कहने का मतलब हीट ऑफ कंपटीशन, गर्मी बढ़ती है क्योंकि ग्रोथ है और कंपनीज आएंगे इंडस्ट्री में, और यहाँ क्या होगा, यहाँ इनको थोड़ा सा कंपटीशन फील होगा, बट स्टिल डोमिनेंट ग्रो करता है, डोमिनेंट को यहाँ भी चिंता नहीं होती। जब मैच्योरिटी फेज में जाता है इंडस्ट्री तो इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन क्या होता है, और ज्यादा बढ़ता है। यहाँ इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन क्या होता है, और ज्यादा बढ़ता है मैच्योरिटी फेज में। तो यहां डोमिनेंट की प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। डोमिनेंट को थोड़ा बहुत अपने शेयर को बचाने के बारे में सोचना होगा, अपने पोजीशन को रिटेन करने के बारे में सोचना होगा यहां जाते जाते, बट स्टिल ये क्या करता है, नॉर्मल ग्रोथ करता है। ठीक है, फिर आता है एजिंग। अब इंडस्ट्री क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। जब इंडस्ट्री डिक्लाइन हो रहा है तो भी डोमिनेंट को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। पता है क्या होता है, इंडस्ट्री के हिसाब से डोमिनेंट बिहेव करता है। मैच्योरिटी में ये इंडस्ट्री जिस रेट से बढ़ेगा, डोमिनेंट उसी रेट से बढ़ने की कोशिश करेगा, और एजिंग में भी इंडस्ट्री का जो रूप होगा, जो इंडस्ट्री का जो पैटर्न होगा, उसी के हिसाब से डोमिनेंट चलेगा। मतलब डोमिनेंट को इंडस्ट्री के पूरे लाइफ साइकिल में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, इंडस्ट्री के हिसाब से वो बिहेव कर लेता है। तो ये पूरा का पूरा सेक्शन ग्रीन है मेरा, यहां इसको कोई परेशानी नहीं हो रही। आ जाओ सेकंड, अगर आप स्ट्रांग पोजीशन पे, स्ट्रांग पोजीशन पे क्या होता है कि जब आप इंट्रोडक्शन में हैं तो आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, आप क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। क्या करते हो, आप ग्रो करते हो। आप इंट्रोडक्शन में क्या करोगे, ग्रो करोगे। जब स्ट्रांग कंपनी ग्रोथ स्टेज में पहुंचती है तो इनका प्रॉफिट थोड़ा सा हिट होता है, जाहिर सी बात है, और कंपटीशन बढ़ता है, कंपटीशन इंटेंस होना शुरू हो जाता है, तो भी ये क्या कर सकते हैं, नॉर्मली ग्रोथ कर सकते हैं। इनको यहां भी कुछ खास परेशानी नहीं है। जब मैच्योरिटी स्टेज में पहुंचते हैं तो इनको ग्रो विद इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट लेना होगा, क्योंकि मैच्योरिटी स्टेज में चूंकि कंपटीशन बहुत इंटेंस है तो अपने शेयर को रिटेन करना और उसको बचा के रखना ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो यहां हम कॉन्सेप्ट लाते हैं ग्रो विद इंडस्ट्री का, मतलब इंडस्ट्री का जो ग्रोथ रेट है उसी के हिसाब से स्ट्रॉन्ग कंपनी मूव करेगा। यहां स्ट्रॉन्ग कंपनी के लिए परेशानी है मैच्योरिटी में, बट यहां तक ये नॉर्मल ग्रोथ कर रहा है। इसको नॉर्मल ग्रोथ करने का मतलब है कि इसको कुछ अलग तरह का डिसीजन नहीं लेना पड़ रहा है, जैसे कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बंद कर देना, किसी मार्केट से बाहर निकलना, इस तरह के सिचुएशन में ये जा ही नहीं रहा है। ये अभी तक ग्रोथ कर रहा है, नॉर्मल ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये कंपनी एंटर करती है एजिंग में, तो एजिंग का जो शुरू का हाफ टाइम है, यहां तक तो इस कंपनी को ज्यादा परेशानी नहीं होती, बट उसके बाद द कंपनी स्टार्ट फेसिंग प्रॉब्लम। तो यहां तक तो ये क्या करती है, नॉर्मल ग्रोथ करती है, बट इसके बाद कंपनी को क्या होती है, प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। तो सेकेंड हाफ में क्या होता है कि कंपनी को सेलेक्टिव ग्रोथ पे आना होता है, यानी कि एजिंग में जाते जाते हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग कंपनी को कोई प्रोडक्ट क्या करना पड़ जाए, बंद करना पड़ जाए, हो सकता है कि उसको किसी मार्केट से बाहर निकलना पड़ जाए। इस तरह के एक्शंस उसको लेने होंगे जब वो एजिंग में चला जाता है, क्योंकि इंडस्ट्री डिक्लाइन पे है और स्ट्रॉन्ग का प्रॉफिट शार्पली ड्रॉप होता है, तो ऐसे में स्ट्रॉन्ग को विड्रॉल की जरूरत हो सकती है। ठीक है, तो हाफ पे हमने इसको क्या कर दिया, कट कर दिया। इसके ऊपर जो ग्रीन पार्ट है वो नॉर्मल ग्रोथ है। अब आप बोलोगे सर नॉर्मल ग्रोथ में कौन कौन सी स्ट्रैटेजी, तो यही तो मजा है, पहले आप समझ लो। जैसे ही आपके दिमाग में सेट होता है ना स्ट्रैटेजी, तो आपका 2 सेकंड में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो, आ जाओ फेवरेबल पे। हमने कहा इंडस्ट्री फ्रैगमेंटेड है, कोई क्लियर कट लीडर नहीं है, इंट्रोडक्शन को तो एंजॉय करेगा, ये करेगा ना, इंट्रोडक्शन को एंजॉय मजे से करेगा। ग्रोथ में जब जाता है तो ग्रोथ में जैसे ही जाएगा इसको प्रॉब्लम होगी, बट यहां भी इसको विड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, यहां भी ये नॉर्मल ग्रोथ करेगा। प्रॉब्लम तो होगी, फेवरेबल का जो पहला जो फील करेगा ना वो कंपटीशन, वो ग्रोथ में बड़ा इंटेंस कंपटीशन फील करेगा, लेकिन अभी भी ये क्या हो सकता है, ये चलेगा, नॉर्मल वे में चलेगा, राइट। लेकिन जैसे ही ये मैच्योरिटी में जाता है, और आपको पता है ना मैच्योरिटी में बहुत ही इंटेंस कंपटीशन होता है। डोमिनेट एंड स्ट्रांग ने तो झेल लिया, बट अगर आप फेवरेबल है ना तो आपको मुश्किलें आनी शुरू हो जाएगी। हो सकता है मैच्योरिटी फेज में ही आपको एग्जिट करना पड़ जाए किसी मार्केट से। तो आप क्या कहते हो, इसका हाफ पोर्शन, इसको हमने डायगोनली कट कर दिया, ऊपर से ही लाइन आ रहा है ना, रेड से कर देता हूं मैं इसको, ये लाइन है हमारा, तो इसको हम यहां से लाते हैं, यहां से हम इसको हमने क्या किया, डायगोनली कट कर दिया। तो शुरू का जो हाफ पोजीशन है ये वाला, इसमें तो ये नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल ग्रोथ कर लेगा, लेकिन जैसे ही रेड से नीचे जाता है ना, जैसे ही ये रेड से नीचे जाता है तो उस कंडीशन में दिखेगा आपको कि इसको डिफिकल्टी है।
अब आ जाओ टेनेबल पे। अब टेनेबल बेचारे की क्या कहानी है? तो हम कहते हैं टेनेबल इंट्रोडक्शन में ठीक ठाक है, इंट्रोडक्शन में ठीक ठाक है, लेकिन जैसे ही ये ग्रोथ में जाता है इसको तुरंत क्या मिलता है? बड़ा इंटेंस कंपटीशन मिलता है। और छोटी कंपनी ने, टेनेबल है, फेवरेबल तो फिर भी झेल लिया था, डोमिनेंट को तो फर्क ही नहीं पड़ा था, स्ट्रॉन्ग को भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था, बट टेनेबल को प्रॉब्लम हो जाती है। टेनेबल को ग्रोथ फेज में ही प्रॉब्लम हो जाती है, ग्रोथ फेज में ही हो सकता है टेनेबल को निश ढूंढना पड़े, किसी निश पे जाए, टेनेबल को हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट बंद करना पड़ जाए। ये प्रॉब्लम्स टेनेबल को ग्रोथ फेज में ही देखने को मिलेंगी। यानी कि ग्रोथ का आधे तक तो हम इसको ठीक दिखाते हैं, उसके बाद हम दिखाते हैं इसके लिए परेशानी। ठीक है, अब बात करो किसकी? वीक की। तो वीक को हमने क्या कहा? हमने कहा सर इधर अप या आउट। इंट्रोडक्शन में ही हमने कहा या तो वीक क्या करे, फटाफट टेनेबल बने, अदरवाइज वीक के सर्वाइवल के चांसेस बड़े ही कम है। तो हम इसको ऐसे दिखाते हैं और ऐसे चले जाते हैं, राइट। तो ये वाला जो पार्ट है ना, इसको हमने ग्रीन रखा और इसमें हम ऑप्शन देते हैं वीक को कि वीक क्या करे, फटाफट क्या बन जाए, टेनेबल बन जाए। अगर वीक टेनेबल नहीं बन पाया तो वीक क्या कर जाएगा? आउट कर जाएगा। इंट्रोडक्शन में याद रखना इस बात। तो हमने कहा अप या आउट। इस लाइन के ऊपर है तो अप होने के चांसेस हैं रेड वाले लाइन से, और रेड वाले लाइन से नीचे है तो क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा। तो ये हमारा पहला कैटेगरी निकल गया हमारे चार्ट पे। और ये जो कैटेगरी है ये किसका है? तो आप बोलना सर ये है नॉर्मल डेवलपमेंट। अगर फर्म इस रेंज में आ रही है तो वो फर्म क्या कर सकती है? नॉर्मल डेवलपमेंट कर सकती है, उसको किसी तरह के सिलेक्शन की जरूरत यहां नहीं होगी। ठीक है, अब आ जाओ आगे बढ़ो। अब क्या करना है? इसके नीचे वाला जो रो है आपका, इस रो को डायगोनली कट करो और यहां से मैच कर दो ऐसे। क्या किया? इसको डायगोनली कट किया और यहां से क्या कर दिया? इसको मैच कर दिया, राइट। इसको हम क्या करते हैं? येलो कलर से लेंगे। अब ये वाला जो एरिया है ना आपका, अगर आपकी कंपनी इन दो लाइन के बीच में आ रही है ना बालक, इसका मतलब है आपको सेलेक्टिव डेवलपमेंट करना होगा। सेलेक्टिव डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ? मान लो आपके पास 3 प्रोडक्ट है तो आप नॉर्मली तीनों प्रोडक्ट में नहीं बढ़ सकते। आप हो सकता है आपको कोई एक प्रोडक्ट बंद करना पड़े। अगर आप मान लो 3 मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं तो नॉर्मली आप तीनों मार्केट में नहीं जा पाओगे, हो सकता है आपको एक मार्केट से बाहर निकलना पड़ जाए, हो सकता है आपको कोई फैसिलिटी बंद करना पड़ जाए। 2 प्रोडक्शन साइट था, एक साइट को आपने बंद कर दिया। आपको सेलेक्टिव डेवलपमेंट करना होगा। यू कैनॉट गो नॉर्मली हियर बिकॉज दिस इज द कॉशियस जोन। यहां है अगर आप, तो इसका मतलब आप प्रॉब्लम में हैं। आप किस में है? प्रॉब्लम में। तो यहां क्या मिलता है आपको? यहां मिलता है आपको सेलेक्टिव डेवलपमेंट। लेकिन आप सेलेक्टिव डेवलपमेंट कर रहे हैं मतलब आप बचे हुए हैं, अभी तक कोई प्रॉब्लम आपको, आप बस सिलेक्शन कर रहे हो, बट ठीक है आप काम कर रहे हो। लेकिन जब आप इसके नीचे जाते हो ना, इस चार्ट में इसके नीचे जाते हो ना, तो प्रॉब्लम और सीवियर हो चुका है। यानी कि अगले पे चलो। अब हम क्या करते हैं? अगले रो पे जाते हैं। इस रो से इस रो पे आओ और इसको डायगोनली कट करो। यहां तक आता है और ये यहां से मैच हो जाएगा। अब समझो फिर से हमारे पास 2 एरिया बना। हम कोई और कलर ले लेते हैं। ब्लू ले लेते हैं। अब ये वाला जो जोन है ना, ये वाला जोन जो है ना, ये वाले जोन में अगर आप आ रहे हो ना, आपकी कंपनी अगर यहां फॉल कर रही है तो इसका मतलब है कि यू आर इन ग्रेव डेंजर, यू आर इन प्रॉब्लम। यहां अगर आप फॉल कर रहे हैं ना, इसका मतलब यू हैव टू प्रूव योर वायबिलिटी। क्या कहते हैं? प्रूव वायबिलिटी। वायबिलिटी का मतलब होता है कि कैसे आपका बिजनेस वायबल है, क्या आपका बिजनेस चलेगा क्या। यू हैव टू प्रूव इट। यानी कि यहां तक आते आते टर्न अराउंड एंड रिट्रेंचमेंट के अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। आपको टर्न अराउंड यानी कि आप लॉस बुक करना आपने शुरू कर दिया है, तो आपका बिजनेस वायबल है, दैट नीड टू बी प्रूव्ड। आपको तुरंत क्या करना होगा? टर्न अराउंड करना होगा ताकि नेगेटिव ट्रेंड को पॉजिटिव में बदलो। आपको विड्रॉल करना पड़ सकता है, आपको लिक्विडेट डाइवेस्टमेंट करना पड़ सकता है, और अल्टीमेटली हो सकता है कि आप लिक्विडेशन की कैटेगरी में भी चले जाओ। तो यहां क्या होता है? प्रूव वायबिलिटी की बात हो जाती है। तो वी हैव वन सेक्शन ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट, देन देयर अनदर सेक्शन ऑफ सेलेक्टिव डेवलपमेंट, देन वी हैव द प्रूव वायबिलिटी। और अगर आप इसके नीचे गए, यानी कि ये वाला जो रेड लाइन है, अगर आप इस रेड लाइन से नीचे गए, ये वाला जो नीचे वाला जो रेड लाइन है, अगर आप इस रेड लाइन से नीचे गए, इसका मतलब हुआ कि गेम ओवर। समझ रहे हो मेरी बात? यानी कि अगर मैं इस जोन में आ जाता हूं तो ये जोन मेरा क्या है? रेड जोन है। मतलब क्या बोलोगे बालक? इसको आप बोलना आउट।
इसको क्या बोलोगे आप? आउट। मतलब अगर आप इस जोन में आ गए, इस लाइन से नीचे आ गए, इसका मतलब क्या है? अब आपके लिए ज्यादा विकल्प नहीं है। आउट मतलब बिजनेस क्या करना होगा? बंद करना होगा। दिस इज योर एडीएल मैट्रिक्स। याद रहेगा कितने जोन में बांटा? 4 जोन में हमने बांटा है। नॉर्मल डेवलपमेंट, सेलेक्टिव डेवलपमेंट, प्रूव वायबिलिटी एंड आउट। अब करना क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब इसको मैं आपको मेन मैट्रिक्स पे ले जाऊंगा और आपको ये देखना है कि नॉर्मल डेवलपमेंट में यहां पूरे ग्रीन सेक्शन में ना आपको एक तरह की स्ट्रेटजी दिखाई देगी। तो आपको एक सेटअप पॉइंट को दिमाग में रखना है, 4-5 पॉइंट को। सेम होगा सेलेक्टिव में, आपको सेटअप पॉइंट को दिमाग में रखना है। प्रूव वायबिलिटी में होगा और आउट में होगा, तो आपको सेटअप पॉइंट को ही दिमाग में रखना है और सेटअप पॉइंट की मदद से आप आसानी से आप क्या कर पाओगे? स्ट्रेटजी बता पाओगे। क्योंकि हर एक सेल में 4 से 5 स्ट्रेटजीज आएंगे। हर एक सेल में 20 सेल है तो 5 20 मल्टीप्लाइड टू 5 कितना हो गया? 100 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो 100 पॉइंट्स थोड़ी याद करोगे, तो आपको स्मार्ट बनना है। आपने क्या किया? 4 सेक्शन में तोड़ दिया और हर एक सेक्शन में 4 से 5 पॉइंट तैयार रखना है। अगर उन्होंने कोई कॉम्बिनेशन पूछा तो आप आसानी से आंसर दे दोगे। कैसा कॉम्बिनेशन से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ध्यान से सुनो। अब मैं कहता हूं आपको एक कंपनी है, उस कंपनी के 4 प्रोडक्ट हैं, ए बी सी डी, ठीक है। और मैंने कहा जो कंपनी ए है ना, ये कंपनी स्ट्रांग है और ये अपने इंडस्ट्री लाइफ साइकिल के ग्रोथ स्टेज में। बी कंपनी जो है ना, ये कंपनी टेनेबल है और ये अपनी इंडस्ट्री लाइफ साइकिल के इंट्रोडक्शन स्टेज में। सी जो है, ये प्रोडक्ट या कंपनी क्या है? डोमिनेंट है और ये अपने इंडस्ट्री लाइफ साइकिल के एजिंग स्टेज में। और जो डी है, ये क्या है? ये फेवरेबल है और ये अपने इंडस्ट्री लाइफ साइकिल के ग्रोथ स्टेज में, ठीक है। अब हम पोर्टफोलियो एनालिसिस कर रहे हैं तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो हम पहले को उठाते हैं, ए को। ए क्या कह रहा है? स्ट्रांग है, मतलब ए स्ट्रांग है और अपने लाइफ साइकिल के किस स्टेज में? ग्रोथ स्टेज में। यानी कि ए जो है वो यहां आ रहा है, ए यहां लाई कर रहा है ना। बी को देखो, बी क्या है? टेनेबल है और अपने लाइफ साइकिल के इंट्रोडक्शन स्टेज में, इसका मतलब बी यहां लाई कर रहा है ना। सी को देखो, डोमिनेंट है और एजिंग है, डोमिनेंट है और एजिंग है, मतलब सी यहां है। और डी फेवरेबल है और ग्रोथ में, मतलब डी यहां है। अब हमने इस चार्ट पे क्या किया? चारों फर्म को प्लॉट कर दिया। जैसे ही हमने चारों फर्म को प्लॉट किया, ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है, तो नाउ वी कैन डिसाइड आवर स्ट्रेटजी। मजेदार बात क्या है कि चारों ही फर्म नॉर्मल डेवलपमेंट रेंज में, यानी कि इन चारों पे जो स्ट्रेटजी लगेगी ना, तो वो नॉर्मल डेवलपमेंट वाली स्ट्रेटजी लगेगी। और नॉर्मल डेवलपमेंट पे हम 4 पॉइंट तैयार रखेंगे, तो हमें क्या करना है? चारों पॉइंट को मेंशन कर देना है, बहुत ईजी। थोड़ा सा चेंज आता है, दैट्स इट, राइट। सो इस तरह से हम पोर्टफोलियो एनालिसिस करते हैं कि हमारे पास जो भी प्रोडक्ट होता है, हम देखते हैं वो इंडस्ट्री लाइफ साइकिल के किस स्टेज में है और उसका कॉम्पिटिटिव पोजीशन क्या है। फिर इस प्लॉट पे मैप करते हैं, मैप करने के बाद अपनी स्ट्रेटजी हम डिसाइड कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट योर एडीएल मैट्रिक्स। यू हैव कवर्ड इट थॉरली। चलो फटाफट थियरी को देख लो, ठीक है, और मैट्रिक्स की वर्किंग को देख लो। मैट्रिक्स का वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। EDL मैट्रिक्स इज अ पोर्टफोलियो एनालिसिस टूल बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। यस, कितने स्टेज हैं? 4। This matrix was proposed by Arthur D. Little and hence the name is so. It has 2 dimensions, industry maturity and competitive position. Industry maturity किससे पता चलता है? Industry life cycle से पता चलता है। Competitive positions कितने होते हैं? टोटल 5 positions होते हैं। Industry maturity represent position in the industry life cycle and competitive position represent business strength. Competitive position क्या बताता है? Business strength बताता है। कितने competitive positions है हमारे पास? टोटल 5 है। So there are 5 competitive positions: dominant, strong, favorable, tenable, weak. ठीक है। An industry life cycle has 4 stages: introduction, growth, maturity and aging. करेक्ट। अब देखो जरा, ये आपका मैट्रिक्स है, इसके साइज को थोड़ा छोटा करूंगा। तो देखो ये आपका मैट्रिक्स है, मैं चाहूंगा इसको ये एक स्क्रीन पे आ जाए। आपको देखने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, फिर मैं इसको जूम करके आपको दिखा दूंगा। ठीक है, देखो एम्ब्रायनिक, ग्रोथ, मैच्योर, एजिंग, डोमिनेंट, स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल, टेनेबल एंड वीक। ठीक है, 20 सेल्स बन गए। ये वाला जो एरिया है ग्रीन, ग्रीन के बाद ऑरेंज है, ऑरेंज के बाद रेड है। ठीक है, तो ग्रीन, ऑरेंज एंड रेड। अब देखो आप इसको देखो और आप मैट्रिक्स को यही से कवर कर। देखो, फास्ट ग्रो, बिल्ड बैरियर्स, एक्ट ऑफेंसिवली, डिफरेंशिएट, फास्ट ग्रो, ग्रो विद इंडस्ट्री। कुछ देख रहे हो आप? ये सब क्या है आपका? ये सब आपका ग्रोथ का ऑप्शन दे रहा है। इधर आ जाओ, फास्ट ग्रो, ग्रोथ में भी रीन्यू, डिफेंड पोजीशन, एक्ट ऑफेंसिवली, डिफरेंशिएट, लोअर कॉस्ट, अटैक स्मॉल फॉर्म, ये भी ग्रोथ का पार्ट है। फोकस, डिफरेंशिएट, डिफेंड, राइट, नॉर्मल है यहाँ तक। डिफेंड पोजीशन, अटेंड कॉस्ट लीडरशिप, रीन्यू, फास्ट ग्रो, एक्ट ऑफेंसिवली, लोअर कॉस्ट, फोकस, डिफरेंशिएट, ग्रो विद इंडस्ट्री।
सब आपको सिंपल डिफरेंट पोजीशन, रेन्यू, फोकस, कंसीडर, विड्रॉ, यहाँ जाके लास्ट में जाके कंसीडर विड्रॉ, कंसिडरेशन हो सकता है बट स्टिल इट इज नॉट ऑरेंज। तो ये देखो ग्रीन वाला जो है क्या कह रहा है, फास्ट ग्रो कह रहा है, एक्ट ऑफेंसिवली कह रहा है, बैरियर्स बिल्ड करो, है ना, छोटे फॉर्म्स को अटैक करो, फोकस करो, डिफरेंशिएट करो, डिफेंड करो अपने पोजीशन को। ये सारे स्ट्रेटजीज क्या है, कॉमन है। तो आप देखोगे आपको 5 से 6 पॉइंट निकल के आएंगे और उन्हीं 5 से 6 पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है, दैट्स इट। जैसे आप ऑरेंज में जाते हो तो आप देखो क्या होगा, फाइंड निश, आपको निश फाइंड करना होगा, फाइंड निश, निश फाइंड करना होगा, फाइंड निश, अपने बुक से देखो, होल्ड निश, अगेन फाइंड निश। तो जैसे आप ऑरेंज में जा रहे हो ना तो आपको निश ढूंढना पड़ रहा है। क्या ये निश आपको ग्रीन में दिखा था? नहीं दिखा था। क्यों नहीं दिखा था? क्योंकि वो नॉर्मल डेवलपमेंट था सर, वो क्या था, वो नॉर्मल डेवलपमेंट था, तो वहां नहीं दिखेगा निश, निश तो मुझे ऑरेंज में दिखेगा। तो ऑरेंज में हमें क्या करना है, निश फाइंड करना है। जैसे ही रेड में जाते हैं, देखो टर्न अराउंड आ गया, टर्न अराउंड आ गया, टर्न अराउंड आ गया। जैसे आप रेड में जाते हैं तो आपको क्या मिलता है, टर्न अराउंड मिलता है। और यहां हमने एक और जोन क्रिएट किया था जो रेड का पार्ट था, विड्रॉल, विड्रॉ, आ गया दोनों, है ना, विड्रॉ विड्रॉ। यहाँ क्या, यहाँ पे देखो निश और विड्रॉ, तो ये वाला जो पार्ट था ना नीचे वाला, यहाँ हम सीधा बिजनेस से हमें क्या करना पड़ रहा है, विड्रॉ करना पड़ रहा है। तो 4 सेक्शन में ब्रेक है, उसके साथ मैच करना और अच्छी तरह से एक बार क्या करना, मैट्रिक्स को गो थ्रू कर लेना, है ना। आई होप इट इज क्लियर एंड आई होप यू कैन डील इट वेरी इजीली नाउ। कितने सेल्स होते हैं टोटल? 20 सेल का मैट्रिक्स होता है हमारा एडीएल मैट्रिक्स, करेक्ट। अब देखो कॉम्पिटिटिव पोजीशंस क्या है। द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ अ फर्म इज बेस्ड ऑन असेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। नंबर 1, डोमिनेंट, क्या कहा था, इट इज अ रेयर पोजीशन कंपैरेटिवली and many cases it is attributable either to a monopoly or a strong and protected technological leadership। या तो मोनोपोली है कंपनी के पास या बहुत ही स्ट्रॉन्ग और प्रोटेक्टेड लीडरशिप है, टेक्नोलॉजी लीडरशिप। मतलब आपके पास क्या है, सिर्फ आपके पास ही वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, राइट। सो देन यू आर डोमिनेंट। स्ट्रॉन्ग क्या कहा था, by virtue of this position the firm has a considerable degree of freedom over its choice of strategy and is often able to act without its market position being unduly threatened by its competition। तो उनको कंपटीशन से कोई थ्रेट नहीं है, दे कैन इजीली मूव विद देयर चॉइस ऑफ स्ट्रेटजी, दे हैव फ्रीडम ओवर इट्स चॉइस ऑफ स्ट्रेटजी एंड दे आर लेस थ्रेटन्ड बाय द कंपटीशन। थर्ड, फेवरेबल, क्या था, इंडस्ट्री फ्रैगमेंटेड था, तो आपने क्या कहा, इंडस्ट्री इज फ्रैगमेंटेड एंड देयर इज नो कॉम्पिटिटर स्टैंड आउट क्लियरली, मतलब नो क्लियर कट लीडर। इंडस्ट्री फ्रैगमेंटेड है, कोई क्लियर कट लीडर नहीं है, तो आप क्या हो गए, फेवरेबल हो गए। टेनेबल, क्या कहा था हमने, ठीक ठाक। ऑल्दो the firms within this category are able to perform satisfactorily, मतलब ठीक ठाक, reasonably good, and can justify staying in the industry, they are generally vulnerable in the face of increased competition। हम कहते हैं ये ठीक ठाक है, बिल्कुल सही बात है, सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस कर रहा है और जस्टिफाई कर सकता है अपने सर्वाइवल को, अपने प्रेजेंस को इंडस्ट्री में, लेकिन कंपटीशन से उसको बड़ा प्रॉब्लम होता है ना। जनरली वनरेबल इन द फेस ऑफ इंक्रीज कंपटीशन, जैसे ही कंपटीशन बढ़ता है ये अपने मार्केट शेयर को लूज कर देता है। Then we talk about the weak, क्या कहा था, too small to survive। The performance of firm in this category is generally unsatisfactory। इनका performance satisfactory नहीं है, they are too weak, too small। Although the opportunities for improvement do exist। हमने क्या कहा था, up और out। तो हो सकता है वीक क्या बन जाए, टेनेबल बन जाए, और जब वीक टेनेबल बनेगा तो उस कंडीशन में ये सर्वाइव कर सकता है, वरना इसको क्या करना होगा, एग्जिट कर। दिस इज ऑल अबाउट योर एडीएल मैट्रिक्स, ठीक है। तो आपने क्या करना है, मैट्रिक्स को दिमाग में रखना है और आपसे कॉम्बिनेशन में पूछा जा सकता है। जैसे ऐसे पूछ देगा, एक फर्म है जो फेवरेबल है और वो इंडस्ट्री लाइफ साइकिल के ग्रोथ स्टेज में है, तो बताइए इस पे कौन सी स्ट्रैटेजी लगेगी। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप क्या करोगे, मैट्रिक्स दिमाग में लाओगे, देखोगे फेवरेबल है, ग्रोथ में है, तो इसका पोजीशन कहाँ होगा, तो आप देखोगे ग्रीन में है अगर, तो फिर अकॉर्डिंगली आप अपनी स्ट्रैटेजी को बता सकते हो, करेक्ट। दिस इज ऑल अबाउट योर एडीएल मैट्रिक्स। नाउ वी गो टू द थर्ड वन। द थर्ड वन इज द बीसीजी मैट्रिक्स। बीसीजी स्टैंड्स फॉर बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स, ठीक है। चलो इसको देखते हैं। Now see this बीसीजी, है ना। चलो बीसीजी के कॉन्सेप्ट को बात कर लेते हैं पहले हम, और फिर देख लेंगे क्या नाम है इसका, बीसीजी। सो ये एक कंसल्टेंसी फर्म है, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। ये क्या है, ये एक कंसल्टेंसी फर्म है। अगर किसी भी कंपनी को मैनेजमेंट कंसल्टेंसी चाहिए, वो क्या करते हैं, बीसीजी से कंसल्ट कर सकते हैं। बहुत सारे रिसर्च करते हैं और कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं बिजनेसेस, ठीक है। बीसीजी ने एक मैट्रिक्स प्रपोज किया, करेक्ट, फॉर पोर्टफोलियो एनालिसिस। किस चीज के लिए प्रपोज किया भाई, तो पोर्टफोलियो एनालिसिस के लिए, ठीक है। और ये जो टूल है, ये जो मैट्रिक्स है जो बीसीजी ने दिया और पोर्टफोलियो एनालिसिस,
ये 2 डायमेंशंस पे आधारित है। ये भी कितने डायमेंशंस पे आधारित है? 2 डायमेंशंस पे आधारित है। और हम जानते हैं 2 चीज़ों को हम देखते हैं, एक तो हम इंडस्ट्री के मेजरमेंट को देखते हैं और एक हम अपने स्ट्रेंथ को देखते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री के मेजरमेंट को देखते हैं, अपने स्ट्रेंथ को देखते हैं। सब में आप यही कर रहे हो, प्रीवियस 2 मैट्रिक्स में भी आपने यही किया, इसमें भी यही होगा। 2 डायमेंशन कौन कौन से हैं? एक तो हम इंडस्ट्री को देखते हैं, एक अपने स्ट्रेंथ को देखते हैं। ठीक है, उसके आधार पे वी विल सी डिफरेंट सेल्स विल बी देयर। अब ये 2 डायमेंशंस क्या है? देखो, बीसीजी ने 2 डायमेंशंस लिए। एक डायमेंशन है बिजनेस ग्रोथ रेट का, बिजनेस ग्रोथ रेट का, और एक डायमेंशन है रिलेटिव मार्केट शेयर का, रिलेटिव मार्केट शेयर। अब ये जो रिलेटिव मार्केट शेयर है और आपका बिजनेस ग्रोथ रेट है, तो रिलेटिव मार्केट शेयर आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और बिजनेस ग्रोथ रेट आपका वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, तो इस तरह से 2 डायमेंशंस लिए गए। ठीक है, राइट, 2 डायमेंशंस लिए गए, बिजनेस ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव मार्केट शेयर। अब जरा गौर करो, बीसीजी का क्या कहना है? बीसी का कहना है कि जो आपका बिजनेस ग्रोथ रेट है वो आपके बिजनेस के स्ट्रेंथ को बताता है, ये आपके बिजनेस के स्ट्रेंथ को बताएगा। एडीएल में बिजनेस के स्ट्रेंथ को बताने के लिए आपने कॉम्पिटिटिव पोजीशन का सहारा लिया था। एडीएल ने वहां एक कॉन्सेप्ट दिया कॉम्पिटिटिव पोजीशन का, जिसमें उसने 5 पोजीशंस बताए बिजनेस स्ट्रेंथ को बताने के लिए। लेकिन उसी बिजनेस स्ट्रेंथ को बताने के लिए बीसीजी मैट्रिक्स ने बिजनेस ग्रोथ रेट का सहारा लिया कि बिजनेस का ग्रोथ रेट हाई है या लो है, इससे उसके स्ट्रेंथ का पता चलेगा। और 2 लेवल लिए गए इसमें कि बिजनेस ग्रोथ रेट क्या हो सकता है, बिजनेस ग्रोथ रेट हाई हो सकता है या बिजनेस ग्रोथ रेट लो हो सकता है। तो पहला पॉइंट ऑफ डिबेट आप ये कह सकते हो ना कि सर बिजनेस ग्रोथ रेट हाई होगा या लो होगा, ये 2 एक्सट्रीम एंड आपने ले लिया, क्या मॉडरेट नहीं हो सकता है? मॉडरेट भी तो होना चाहिए था। तो ऐसा बीसीजी ने नहीं कंसीडर किया, बीसीजी ने सिर्फ 2 लेवल कंसीडर किए, हाई एंड लो। उन्होंने कहा हो सकता है ग्रोथ रेट हाई हो या ग्रोथ रेट लो हो। ठीक है, इससे हमारे बिजनेस के स्ट्रेंथ का पता चलेगा बिजनेस ग्रोथ रेट से। एक्सट्रैक्ट होगा, जैसे ही होगा सब गड़बड़। बिजनेस ग्रोथ रेट वर्टिकल है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या है? रिलेटिव मार्केट। वर्टिकल एक्सिस पे क्या है? ग्रोथ रेट, हॉरिजॉन्टल पे रिलेटिव। ओके, तो बिजनेस ग्रोथ रेट क्या बताता है बालक? ये हमारे इंडस्ट्री के मेजरमेंट को बताता है। ये टेक्निकली आपका क्या देगा? आपके इंडस्ट्री का मेजरमेंट देगा। इट विल गिव यू द इंडस्ट्री मेजरमेंट। इंडस्ट्री का क्या ग्रोथ रेट है? बिजनेस ग्रोथ रेट का मतलब इंडस्ट्री ग्रोथ रेट से इंडस्ट्री का क्या ग्रोथ रेट है। जब आप एडीएल कर रहे थे वहां आपने इंडस्ट्री के लाइफ साइकिल को ले लिया था और चारों स्टेजेस को ले लिया था, और यहाँ 4 स्टेज ना लेके हम ग्रोथ रेट के आधार पे देख रहे हैं कि ग्रोथ रेट हाई है या लो है। अकॉर्डिंगली वी विल गेट द आइडिया ऑफ इंडस्ट्री। तो बिजनेस ग्रोथ रेट को 2 लेवल रखा गया, एक होता है हाई और एक होता है लो। तो पहला पॉइंट ऑफ डिबेट यहीं शुरू हो जाता है। आप एक सवाल पूछ सकते हो कि सर वाई हाई एंड लो, वाई नॉट मॉडरेट एज वेल? तो कम से कम 3 अगर हम स्केल लेते हैं तो ये तो 2 एक्सट्रीम एंड ले लिया गया, हाई एंड लो। बीच में भी तो हो सकता है ग्रोथ रेट, मॉडरेट भी तो लिया जा सकता है, लेकिन ऐसा बीसीजी ने नहीं किया। बीसीजी ने 2 लेवल रखे, हाई एंड लो। उनका कहना था अगर बिजनेस ग्रोथ रेट हाई है इसका मतलब इंडस्ट्री ग्रोथ रेट हाई है, इसका मतलब इंडस्ट्री ज्यादा अट्रैक्टिव है, और अगर इंडस्ट्री ग्रोथ रेट लो है इसका मतलब इंडस्ट्री कम अट्रैक्टिव है। इससे हमें इंडस्ट्री के मेजरमेंट का पता चलेगा। सेकेंड है आपका रिलेटिव मार्केट शेयर। अब देखो ये एब्सोल्यूट मार्केट शेयर नहीं है, ये रिलेटिव है। अब सवाल आता है अगर ये रिलेटिव मार्केट शेयर मेरे बिजनेस का बता रहा है तो इन रिलेटिव टू व्हाट? तो आइडिया इज वेरी सिंपल। तो हम कहते हैं आर मार्केट शेयर रिलेटिव टू द मार्केट लीडर। तो मार्केट लीडर के रिलेटिव आपका मार्केट शेयर क्या है? दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव मार्केट शेयर। आप क्या बोलोगे? मार्केट शेयर विद रिलेटिव टू मार्केट लीडर।
तो मार्केट लीडर के रिस्पेक्ट में रिलेशन में हमारा मार्केट शेयर क्या है, दैट गिव्स यू द रिलेटिव मार्केट शेयर. देयर इज अ वे टू कैलकुलेट बट वी डोंट हैव टू डू दैट. दैट्स बियॉन्ड आवर सिलेबस. हमें उस पर दिमाग नहीं लगाना है ना. फॉर्मूला मैं आपको दे सकता हूँ बट कोई मतलब नहीं है. So market share with relative to the market leader is called as relative market. It's not absolute. हमेशा दिमाग में रखना. It's not absolute market share. It is relative market share. अब relative market share की जब बात आई तो इसमें भी दो लेवल लिए गए. ये हो सकता है मेरा relative market share हाई हो या मेरा relative market share लो. जब आप relative market share को देखोगे तो ये आपको किसके बारे में बता रहे हैं, ये आपके बिजनेस के स्ट्रेंथ के बारे में बता रहे हैं. इट विल इंडिकेट यू अबाउट द बिजनेस स्ट्रेंथ. तो एडीएल में भी हमने यही किया था. बिजनेस स्ट्रेंथ को बताने के लिए वहां मेरे पास 5 कॉम्पिटिटिव पोजीशंस थे और इंडस्ट्री मेजरमेंट के लिए इंडस्ट्री लाइफ साइकिल के 4 स्टेजेस थे. बट बीसीजी में ऐसा नहीं है. डायमेंशन 2 ही हैं. एक डायमेंशन है बिजनेस ग्रोथ रेट का जो हमारे इंडस्ट्री मेजरमेंट को बताता है. दूसरा डायमेंशन है रिलेटिव मार्केट शेयर का जो मेरे बिजनेस स्ट्रेंथ को बताता है. और इन दोनों में 2 लेवल रखे गए, हाई लो हाई लो. तो जाहिर सी बात है 2-2 लेवल अगर हैं तो इसका मतलब 4 सेल का मैट्रिक्स आपको मिलने जा रहा है. दैट इज योर बीसीजी मैट्रिक्स जहां आपको 4 सेल का मैट्रिक्स दिखाई देगा. अब जरा देखो इसको. हमने क्या कहा कि जो मेरा आरएमएस है रिलेटिव मार्केट शेयर, शॉर्ट में इसको खुद के लिए क्या बोलाना, आरएमएस, इसको बीजीआर, इजीली याद रहेगा. तो आरएमएस क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, और मेरा बिजनेस ग्रोथ रेट क्या है, वर्टिकल एक्सिस पे. तो दिस इज माय बीजीआर. मैं शॉर्ट में लिख देता हूं. तो दैट में बी हाई और दैट में बी लो. बिजनेस ग्रोथ रेट हाई हो सकता है, लो हो सकता है. एंड दिस इज माय रिलेटिव मार्केट शेयर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे. दैट में बी हाई और दैट में बी लो. तो आप देखोगे कि आपको 4 सेल बनेंगे, 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन जाएगा यहां. तो हमारे पास 4 सेल क्रिएट हो जाएंगे. तो इट्स अ 2x2 4 सेल मैट्रिक्स. कैसा मैट्रिक्स है ये 4 सेल का मैट्रिक्स. अब जरा ध्यान से समझो इस बात को. बिजनेस ग्रोथ रेट जो है वो इंडस्ट्री के ग्रोथ रेट को बताता है. इंडस्ट्री ग्रोथ रेट को बताता है. और आपको याद होगा इंडस्ट्री लाइफ साइकिल में हमारे पास जो स्टेजेस होते हैं वो क्या स्टेजेस होते हैं. पहला स्टेज होता है इंट्रोडक्शन, फिर होता है ग्रोथ, फिर होता है मैच्योरिटी, फिर होता है एजिंग. सो होता क्या है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हाट वी सी कि हमारा शुरू में रेट क्या होता है, कम होता है. फिर हमारा रेट क्या होता है, बढ़ता है. फिर एक टाइम आता है जब मेरा रेट डिक्लाइन होने लगता है. यानी कि जब मेरे इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट हाई है उसके बाद एक टाइम आएगा जब ग्रोथ रेट मेरा क्या होगा, लो पे जाएगा. तो ये कहीं ना कहीं आपको इंडस्ट्री लाइफ साइकिल को ही इंडिकेट कर रहा है. एंड देन वी हैव द रिलेटिव मार्केट शेयर दैट मे बी हाई दैट मे बी लो. अब जरा कॉम्बिनेशंस पे गौर करो. पहला सेल ले लो ये वाला. तो यहां मेरा जो मार्केट शेयर है वो लो है और जबकि इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट हाई है. तो व्हाट इज एक्सपेक्टेड, टेल मी वन थिंग, इफ इंडस्ट्री ग्रोथ रेट इज हाई, इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट हाई है तो मेरा मार्केट शेयर भी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए. लेकिन इस सेल में मार्केट शेयर लो बता रहा है. अब सबसे पहले हमें सोचना होगा इसके कारण को, ऐसा क्यों है. एक फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में भी हमारा मार्केट शेयर लो क्यों है. इसका मतलब वी आर एट द इंट्रोडक्शन स्टेज. पीएलसी याद करो. इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है, हमारी सेल ज्यादा नहीं होती, हमारा मार्केट शेयर ज्यादा नहीं होता क्योंकि ज्यादातर कस्टमर्स को हमारे बारे में नहीं मालूम है. तो यहाँ हमारा खर्चा बहुत होता है. हमें यहाँ क्या करना होता है, इन्वेस्टमेंट करना होता है एडवर्टीजमेंट प्रमोशन में, ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को हमारे बारे में पता चले. और अगर ये सक्सेसफुली हो जाता है तो फिर हम ग्रोथ स्टेज में एंटर कर जाते हैं. तो ये जो सेल है ना आपका, दिस इज नथिंग बट योर इंट्रोडक्शन स्टेज ऑफ पीएलसी. ये आपका इंट्रोडक्शन स्टेज है पीएलसी जहां आपका मार्केट शेयर लो है एट अ हाई ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्री. तो आप कहते हैं दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्वेश्चन मार्क. इसको हम क्या बुलाते हैं, इसको क्वेश्चन मार्क बुलाते हैं क्योंकि क्वेश्चनेबल तो है ही ना. व्हाई इट इज क्वेश्चन मार्क, बिकॉज वी आर नॉट श्योर दैट वेदर इट विल रीच टू द ग्रोथ स्टेज और नॉट. हम कहते हैं कि हम इसको इंट्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट तो दे रहे हैं, लेकिन आप याद करो पीएलसी में मैंने आपको समझाया था इंट्रोडक्शन में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये इस बात की गारंटी नहीं है कि ग्रोथ में जाएगा ही जाएगा. इट माइट गो, इट माइट नॉट. तो आपने क्या कहा, दिस इज द क्वेश्चन मार्क. अब एक सवाल आता है आपके सामने कि सर क्वेश्चन मार्क वो कंपनीज हैं जिनका मार्केट शेयर लो है एक फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में, तो क्या हमें इस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. तो 2 बातें हैं. पहली बात तो ये है कि अगर हमें लगता है कि ये क्वेश्चन मार्क कल के डेट में इसका मार्केट शेयर लो से हाई हो सकता है तो हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. इसका परिणाम क्या होगा, सोचो. ये लो मार्केट शेयर है, अगर मैं इस पे इन्वेस्टमेंट करता हूं और इसका शेयर बढ़ता है तो ये लो से हाई जाएगा. और जब ये लो से हाई जाएगा, लो से हाई जाने का मतलब ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा. लो से हाई जाएगा मतलब इस डायरेक्शन में मूव करेगा. तो अगर ये लो से हाई जाता है तो ऐसे सिचुएशन में ये क्वेश्चन मार्क शिफ्ट हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क इस सेल से निकल के इस सेल में चला जाएगा. और ये वो सेल है जहां आपको फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में आपका मार्केट शेयर भी क्या है, हाई है.
तो हम कहते हैं इफ देयर इज एनी चांसेस कि क्वेश्चन मार्क का मार्केट शेयर इंप्रूव हो सके तब तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन अगर हमें लगता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है और ये कभी भी आगे के स्टेज में नहीं जाएगा तो उस कंडीशन में हम उसे डाइवेस्ट भी कर सकते हैं। दोनों पॉसिबिलिटी है यहाँ आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, यहाँ आप डाइवेस्ट भी कर सकते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन मार्क। एंड अगर आप इसको पीएलसी के साथ देखो तो दिस इज योर इंट्रोडक्शन स्टेज। अब इसको और भी कई नाम से जाना जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वाइल्ड कैट। इसको वाइल्ड कैट भी कहा जाता है, अगेन डिफिकल्ट टू मैनेज, दैट इज वाई। या इसको प्रॉब्लम चाइल्ड भी कहा जाता है। वाई इट इज चाइल्ड? बिकॉज इट इज इन इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज में तो चाइल्ड ही है ना, चाइल्ड ही है। और प्रॉब्लम चाइल्ड क्या है, क्यों है? तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कैश फ्लो नेगेटिव है आपका, आप इन्वेस्ट कर रहे हो बट आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो दिस इज अ प्रॉब्लम चाइल्ड और वाइल्ड कैट और क्वेश्चन मार्क। ये आपका पहला सेल हो गया। व्हाट हैपेंस अगर हम कहते हैं कि इफ देयर इज चांसेस ऑफ क्वेश्चन मार्क कि इसका मार्केट शेयर बढ़े तो हम इस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये मूव करता है नेक्स्ट सेल में। अब जो अगला सेल है आपका, इसमें आपका एक फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में आपका मार्केट शेयर भी हाई है, तो इसको कहते हैं अपन स्टार। दिस इज कॉल्ड एज स्टार। दिस इज कॉल्ड एज स्टार। तो स्टार क्या करेगा? बहुत ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करेगा, नो डाउट, क्योंकि मार्केट शेयर हाई है। तो स्टार क्या करेगा? इट विल जनरेट ह्यूज प्रॉफिट। बट एक प्रॉब्लम है, देखो इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट हाई है, तो ग्रोथ अभी हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है। तो आप जाहिर सी बात है, आपका जो हाई ग्रोथ रेट है, आपका जो हाई मार्केट शेयर है, आप उसको और बढ़ाना चाहोगे, तो आपको ग्रोथ को मेंटेन करना होगा। तो स्टार के केस में क्या होता है, स्टार जो प्रॉफिट देता है ना आपको, उस प्रॉफिट का बहुत बड़ा हिस्सा आपको री इन्वेस्ट करना पड़ता है स्टार में, ताकि आप उस ग्रोथ को मेंटेन कर सको। अगर आपने यहां से प्रॉफिट निकालना शुरू कर दिया ना, तो ये धड़ाम से गिर जाएगा और वो आप नहीं चाहोगे। आप चाहोगे कि ग्रोथ को मैं क्या करूं, मेंटेन करूं। और ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, जो इसके प्रॉफिट का जो कंसिडरेबल अमाउंट है वो क्या हो जाता है, री इन्वेस्ट हो जाता है। तो आप क्या बोलोगे, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट री इन्वेस्टेड। कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट री इन्वेस्टेड। कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज री इन्वेस्टेड। आप क्या करते हो, उसको री इन्वेस्ट कर देते हो वापस स्टार में, ताकि आप ग्रोथ को मेंटेन कर सको। अब देखो क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज स्टार। तो हमने क्या किया, ग्रोथ रेट को हाई ग्रोथ रेट में अपने मार्केट शेयर को हाई रखा। अब हमें क्या करना है, मार्केट शेयर को मेंटेन करके रखना है। तो क्या होगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो मेरा मार्केट शेयर मेंटेन अगर है, तो इसका मतलब मेरा मार्केट शेयर किस पे है, हाई पे है। लेकिन इंडस्ट्री जैसे जैसे ओल्ड होगी, तो जाहिर सी बात है इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट क्या होगा, गिरेगा। तो टाइम पीरियड बीतने के बाद क्या होगा, इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट हाई से लो पे चला जाएगा। लेकिन इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट तो लो पे गया, लेकिन हमने मार्केट शेयर को किस पे रोक के रखा हुआ है, हाई पे रोक के रखा हुआ है। इसका मतलब ये वाला सेल आ जाएगा, जहां लो ग्रोइंग इंडस्ट्री है लेकिन मेरा मार्केट शेयर हाई है। तो ये पीएलसी का बेसिकली मैच्योरिटी स्टेज है, ये पीएलसी का ग्रोथ स्टेज है, ये पीएलसी का इंट्रोडक्शन स्टेज है और ये मैच्योरिटी स्टेज है। याद करो। अब यहां क्या होता है, प्रॉफिट सबसे ज्यादा स्टार का होता है, प्रॉफिट सबसे ज्यादा स्टार में होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है स्टार में, कि स्टार का एक बहुत बड़ा प्रॉफिट का हिस्सा री इन्वेस्ट हो जा रहा है, तो सरप्लस क्रिएट नहीं होगा ज्यादा। लेकिन जब आप इस सेल में जाते हो तो इसको कहा जाता है कैश काउ, डॉलर से शो किया जाता है। दिस इज कॉल्ड एज कैश काउ। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड एज कैश काउ, बिकॉज दिस कंपनी विल जनरेट लॉट ऑफ सरप्लस कैश। ये आपको सरप्लस कैश जनरेट करके देगा, दैट कैन बी री इन्वेस्टेड समवेयर एल्स, दैट कैन बी इन्वेस्टेड समवेयर एल्स। तो सरप्लस कैश विल बी जनरेटेड बाय दिस कंपनी। द रीजन इज वेरी सिंपल, योर बीजीआर इज लो, यानी कि इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट लो है, तो यहां बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है मार्केट शेयर को बढ़ाने का, और आपका मार्केट शेयर हाई है। तो जैसे ही आप इस सेल में आते हो ना, तो आपका इन्वेस्टमेंट घट जाता है। आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा मार्केट शेयर आप बिल्ड नहीं कर रहे हो। स्टार के केस में क्या हो रहा था, मार्केट शेयर बिल्ड करना था तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, बट कैश काउ के केस में हमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। हालांकि इसका प्रॉफिट स्टार से कम है, लेकिन इसका मार्जिन ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट इज लो, सो इन दैट केस यहां प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, आपका बढ़ेगा, सरप्लस कैश विल बी जनरेटेड। यानी कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा और हमने हाई मार्केट शेयर को मेंटेन करके रखा, तो दिस स्टार विल गेट कन्वर्टेड इनटू कैश काउ। दैट इज व्हाई स्टार इज कॉल्ड एज स्टार। स्टार को स्टार कहा जाता है क्योंकि हम कहते हैं अगर सब कुछ ठीक रहा, तो जब इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट लो होगा, तो उस कंडीशन में मेरा स्टार कैश काउ में कन्वर्ट हो जाएगा, और कैश काउ इज द प्रेफर्ड पोजीशन। नाउ व्हाई कैश काउ इज अ प्रेफर्ड पोजीशन, क्योंकि कैश काउ हमें सरप्लस कैश दे रहा है, तो हर एक कंपनी कैश काउ बनना चाहेगी। सो दिस इज द सिचुएशन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्टार, कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैश काउ में। अब देखो
किसे पैसे की जरूरत थी, आपने कहा क्वेश्चन मार्क को, और कहां सरप्लस कैश है तो आप कहते हो कैश कॉ को। इसी को हम कहते हैं रिसोर्स एलोकेशन। दिमाग में रखना है कि हम कैश कॉ का पैसा उठा के कहां डाल सकते हैं, कैश कॉ का पैसा उठा के हम क्वेश्चन मार्क में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैश कॉ हमें क्या दे रहा है, सरप्लस कैश दे रहा है, सो दिस इज कॉल्ड एज रिसोर्स एलोकेशन। आपसे पूछे कि भाई बीसीजी में रिसोर्स एलोकेशन बता दो, तो आप बोल देना कि जब हम सरप्लस कैश उठाते हैं कहां से, कैश कॉ से, और लगा दिया मैंने क्वेश्चन मार्क में या किसी और में, दैट इज कॉल्ड एज बेसिकली व्हाट, रिसोर्स एलोकेशन। लास्ट सेल क्या है कि बीजीआर भी लो है और आरएमएस भी लो है, तो इसको नाम दिया गया डॉग। ये बेसिकली बीईपी पे ऑपरेट कर रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट पे, नो प्रॉफिट नो लॉस, मार्जिन पे है। हो सकता है ये लॉस भी बुक कर दे, हो सकता है ये आपके लिए प्रॉफिट भी बुक कर दे, तो अलार्मिंग है, इसीलिए इसको नाम दिया गया डॉग, राइट। तो हम क्या कहते हैं सर, इसमें इन्वेस्ट करें या ना करें। देखो, अगर कोई स्ट्रेटेजिक पर्पस है, इसको बचा के रखने का कोई स्ट्रेटेजिक पर्पस है, उस कंडीशन में हम इसमें इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, या अदरवाइज हम क्या कर देते हैं, डाइवेस्ट कर देते हैं। दोनों पॉसिबिलिटी है, हम इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, हम डाइवेस्ट भी कर सकते हैं। बट इन्वेस्ट कब करते हैं, जब हमारे पास किसी तरह का स्ट्रेटेजिक पर्पस होता है। तो इस तरह से आपके 4 सेल आपको दिखाई देते हैं। मान लो कोई कंपनी है ABCD, तो आप देखते हो ABCD जो है किस सेल में जाता है। मान लो A स्टार में गया, B कैश कॉ में गया, C क्वेश्चन मार्क में चला गया, D डॉग में चला गया। तो फिर आप डिसाइड कर सकते हैं किस पे कौन सी स्ट्रेटजी लगाई जाए, क्योंकि तीनों सेल 3 अलग अलग डिस्टिंक्ट सिचुएशन के बारे में बता रहा है। दिस इज योर BCG मैट्रिक्स, क्वेश्चन मार्क, स्टार, कैश कॉ एंड डॉग, ठीक है। अब देखो, इन चारों सेल पे हम क्या कर सकते हैं, वंस वी आइडेंटिफाई कि हमारा जो कंपनी है, हमारा जो प्रोडक्ट है किधर है। जैसे हमने कहा, मान लो कोई कंपनी है, उसके 4 प्रोडक्ट हैं, A, B, C एंड D। मान लो A आ रहा है स्टार में, B आ रहा है क्वेश्चन मार्क में, C आ रहा है कैश कॉ में, D आ रहा है डॉग में। तो अब हम अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड कर सकते हैं। तो BCG पे 4 तरह की स्ट्रैटेजी हम डिसाइड करते हैं। एक होता है बिल्ड, एक होता है होल्ड, एक होता है हार्वेस्ट, और एक होता है डाइवेस्ट। अब इन सबका मतलब क्या है। बिल्ड का मतलब होता है मार्केट शेयर को बिल्ड करना, होल्ड का मतलब होता है मार्केट शेयर को प्रिजर्व करना, बचा के रखना, ठीक है। हार्वेस्ट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म कैश फ्लो को बढ़ाना, शॉर्ट टर्म कैश फ्लो को बढ़ाना। और डाइवेस्ट का मतलब होता है बेच देना, सेल आउट। अब मुझे बताओ कहां क्या लगेगा। आप बोलोगे सर ये तो बड़ा इजी है। ए को देखो, क्या है, स्टार है। और स्टार में हमने क्या कहा था कि स्टार प्रॉफिट जनरेट करता है, और उसका कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हम री इन्वेस्ट करते हैं ताकि हम ग्रोथ को मेंटेन कर सके। इसका मतलब स्टार का प्राइमरी स्ट्रेटजी क्या होगा, बिल्ड। ये अपने मार्केट शेयर को क्या कर रहा है, बिल्ड कर रहा है। कैश को देखो, कैश को हमें क्या दे रहा है, सरप्लस कैश। और हमने कहा था यहां हमें सिर्फ क्या करना है, अपने हाई मार्केट शेयर को मेंटेन करके चलना है। ये क्या लगाएगा, होल्ड लगाएगा। मार्केट शेयर को मेंटेन करते हुए चलना है, और हम सरप्लस कैश जनरेट होता रहेगा हमारा। हार्वेस्ट क्या चाहिए, शॉर्ट टर्म कैश फ्लो। किसको चाहिए, क्वेश्चन मार्क को। क्वेश्चन मार्क को क्या चाहिए था, कैश चाहिए था। हमने कैश कॉ से कैश उठा के किस में डाल दिया, क्वेश्चन मार्क में, हार्वेस्ट। ये कहां लग गया, क्वेश्चन मार्क पे। एंड डाइवेस्ट, डॉग क्या था, डी क्या था, डॉग। तो डी को क्या कर देंगे, सेल ऑफ। तो हमने क्या कहा, डाइवेस्ट। आप इन 4 सेल पे क्या कर सकते हैं, 4 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज लगा सकते हैं, बिल्ड, होल्ड, हार्वेस्ट, डाइवेस्ट। दिस इज ऑल अबाउट योर BCG ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स, एज सिंपल एज इट इज। क्या देखो इसको, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। तो शेयर का मतलब क्या है, रिलेटिव मार्केट शेयर। ग्रोथ का मतलब क्या है, बिजनेस ग्रोथ रेट। तो द BCG ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स is the simplest way to portray a corporation's portfolio of investment. Now we know that सर ये पोर्टफोलियो एनालिसिस टूल है, और पोर्टफोलियो एनालिसिस टूल में हम पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट को ही एनालाइज करते हैं, बस लिखने का एक तरीका है। ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स, ऑल्सो नोन फॉर इट्स कॉ एंड डॉग मेटाफर्स, इज पॉपुलरली यूज्ड फॉर रिसोर्स एलोकेशन इन अ डाइवर्सिफाइड कंपनी, ठीक है। यूजिंग द BCG अप्रोच, a company classifies its different businesses on a 2-dimensional growth share matrix. कितने डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है हमारा, ठीक है। वर्टिकल एक्सिस पे क्या रखा, वर्टिकल एक्सिस पे हम रख लेते हैं मार्केट ग्रोथ, BGR, एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने रख लिया रिलेटिव मार्केट शेयर। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या रख लिया, तो हमने कहा था RMS। वर्टिकल एक्सिस पे क्या रख लिया, BGR। तो हमारा क्या बन गया, एक मैट्रिक्स बन गया। सो दिस इज योर मैट्रिक्स। रिलेटिव मार्केट शेयर हाई, मार्केट ग्रोथ रेट हाई, स्टार। रिलेटिव मार्केट शेयर लो, मार्केट ग्रोथ रेट हाई, क्वेश्चन मार्क। रिलेटिव मार्केट शेयर हाई बट मार्केट ग्रोथ रेट इज लो, कैश काउ। और अगर दोनों लो है तो डॉग। ये आपका मैट्रिक्स है, यू ऑलरेडी नो। सबसे पहला क्या आ गया, स्टार। अब आपने जो मैट्रिक्स ड्रॉ किया था उसको रिकॉल करो और देखते चलो। स्टार आर ग्रोइंग रैपिडली, नो डाउट।
स्टार आर SBUs which are growing rapidly. स्टार क्या कर रहा था? रैपिडली ग्रो कर रहा था. इसका ग्रोथ क्या था? हाई था. बिकॉज स्टार क्या था? हाई ग्रोथ रेट, सॉरी हाई मार्केट शेयर इन अ हाई ग्रोइंग इंडस्ट्री, फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री. तो क्या होता है स्टार का? तो हमने कहा स्टार का होता है सर हाई मार्केट शेयर, ठीक है, और इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट क्या था? हाई ग्रोथ रेट इंडस्ट्री. यही था ना स्टार. दे ऑल्सो नीड हेवी इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन देयर पोजीशन. हमने क्या कहा था? ये रैपिडली ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट जनरेट करता है, प्रॉफिट इज वेरी हाई, बट प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा हिस्सा क्या होता है? री इन्वेस्ट हो जाता है ताकि अपने पोजीशन को मेंटेन किया जा सके. तो हैवी इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन देयर पोजीशन एंड फाइनेंस देयर रैपिड ग्रोथ पोटेंशियल. दे रिप्रेजेंट बेस्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सपेंशन. यही आपका बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपेंशन. स्टार का मतलब क्या हुआ? स्टार आर फर्म हैविंग हाई ग्रोथ रेट, हाई मार्केट शेयर in a fast growing industry. Star generate lot of profit, but a considerable amount of profit is reinvested. It's the best growth, expansion opportunity for a business. Number 2, cash cow. Cash cow क्या था? High market share in a low growing industry या slow growth rate industry. क्या जनरेट करता था? सरप्लस कैश जनरेट करता था. इन्वेस्टमेंट क्या होता है? कम होता है, और जो सरप्लस कैश को जनरेट करता है वो हम एल्सवेयर इन्वेस्ट कर सकते हैं. कैश को आर लो ग्रोथ हाई मार्केट शेयर बिजनेस. लो ग्रोथ रेट रहता है इंडस्ट्री का, लेकिन आपका मार्केट शेयर क्या रहता है? हाई रहता है. दे जनरेट कैश एंड हैव लो कॉस्ट. इसका कॉस्ट कम है, कैश जनरेट करता है. दे आर एस्टैब्लिश सक्सेसफुल एंड नीड लेस इन्वेस्टमेंट. उनको अपने पोजीशन को मेंटेन करने के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती. इन्वेस्टमेंट कम होता है, इसीलिए सरप्लस कैश बनता है. प्रॉफिट ज्यादा नहीं है, प्रॉफिट इससे ज्यादा स्टार में होता है, बट स्टार का बहुत बड़ा प्रॉफिट री इन्वेस्ट हो जाता है. इन लॉन्ग रन द ग्रोथ रेट स्लोज डाउन, स्टार बिकम अ कैश कॉ. लॉन्ग रन में स्टार कैश कॉ में बदलता है, इसीलिए स्टार को स्टार कहते हैं. तीसरा आ गया क्वेश्चन मार्क. ये इंट्रोडक्शन फेज था, यानी कि फर्म इज हैविंग लो मार्केट शेयर इन अ फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री. तो क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं, प्रॉब्लम चाइल्ड भी कहते हैं, वाइल्ड कैट भी कहते हैं. हमने कहा इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर ये स्टार में कन्वर्ट हो सकता है तो, अदरवाइज हम डाइवेस्ट भी कर सकते हैं. क्वेश्चन मार्क्स समटाइम्स कॉल्ड प्रॉब्लम चाइल्ड और वाइल्ड कैट्स आर लो मार्केट शेयर बिजनेस इन हाई ग्रोथ मार्केट्स. आपका मार्केट शेयर लो है, लेकिन ग्रोथ रेट क्या है इंडस्ट्री का? हाई है. दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ कैश टू होल्ड देयर शेयर. दे नीड हेवी इन्वेस्टमेंट्स विद अ लो पोटेंशियल टू जनरेट कैश. इसमें इन्वेस्टमेंट आपका बड़ा हैवी है, बट कैश का यहां अभी आप ज्यादा उम्मीद मत करो. क्वेश्चन मार्क इफ लेफ्ट अनअटेंडेड आर कैपेबल ऑफ बिकमिंग अ कैश ट्रैप. अगर आप इसको डील नहीं करते हो ना, कैश ट्रैप हो जाएगा, क्योंकि आपको रिटर्न तो दे नहीं रहा है, तो आपका इन्वेस्टमेंट फंसा रहेगा. Since growth rate is high, increasing it should be relatively easier. It's for a business organization to turn them star than to cash cow when the growth rate reduces. तो यही क्वेश्चन मार्क कन्वर्ट होता है स्टार में, और जब ग्रोथ रेट फॉल करता है तो वही स्टार कन्वर्ट हो जाता है कैश कॉ में. क्वेश्चन मार्क जाता है स्टार में, स्टार कन्वर्ट हो जाता है कैश कॉ में. तो दिस इज योर क्वेश्चन मार्क. डॉग्स की बात करो. लो मार्केट शेयर इन अ स्लो डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री या स्लो ग्रोइंग इंडस्ट्री. डॉग ऑपरेट करता है ब्रेक इवन पॉइंट पे, नो प्रॉफिट नो लॉस. डॉग आपका लॉस क्रिएट कर सकता है, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. इन्वेस्टमेंट कैन बी डन अगर कोई स्ट्रेटेजिक पर्पस है, अदरवाइज हम इसको डाइवेस्ट कर देते हैं. डॉग्स आर लो ग्रोथ लो शेयर बिजनेस. दे मे जनरेट इनफ कैश टू मेंटेन देमसेल्व्स बट डू नॉट हैव मच फ्यूचर. इनफ कैश टू मेंटेन देमसेल्फ, इसी को बीईपी कहते हैं. इतना कैश जनरेट कर रहा है कि खुद का मेंटेन कर पा रहा है, बट कोई प्रॉफिट आपको नहीं देगा. समटाइम्स दे मे नीड कैश टू सर्वाइव, ये भी पॉसिबिलिटी है. अगर बीईपी पे है तो कभी भी कैश की रिक्वायरमेंट हो जाएगी सर्वाइवल के लिए. डॉग्स शुड बी मिनिमाइज्ड बाय मींस ऑफ डाइवेस्टमेंट और लिक्विडेशन. हमें इसको क्या करते हैं, यूजुअली मिनिमाइज कर देते हैं, डाइवेस्ट कर देते हैं या लिक्विडेट कर देते हैं. बीसीजी मैट्रिक्स में हम 4 स्ट्रेटजीज को अप्लाई करते हैं. यू अंडरस्टूड दैट एज वेल. बीसीजी मैट्रिक्स पोस्ट आइडेंटिफिकेशन स्ट्रेटजीज कहते हैं इसको, ध्यान दिमाग में रखना अच्छी तरह से. तो वंस वी हैव आइडेंटिफाइड कि हमारी कौन सी कंपनी किस सेल में जाती है, तो पोस्ट आइडेंटिफिकेशन स्ट्रेटजी 4 होती है. बिल्ड होल्ड हार्वेस्ट डाइवेस्ट. जब हम मार्केट शेयर को बिल्ड करते हैं दैट इज कॉल्ड एज बिल्ड. जब हम मार्केट शेयर को प्रिजर्व करते हैं दैट इज कॉल्ड एज होल्ड. जब हम शॉर्ट टर्म कैश फ्लो को बढ़ाते हैं, इवन लॉन्ग टर्म को इग्नोर करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन मार्क में जो आप पैसा लगा रहे हो ना, आपको नहीं पता है कि इससे कितना प्रॉफिट आपको भविष्य में मिलेगा. सो दैट इज कॉल्ड एज हार्वेस्ट. और जब आप बिजनेस को हटा देते हो दैट इज कॉल्ड एज डाइवेस्ट. सो दैट इज योर पोस्ट आइडेंटिफिकेशन स्ट्रेटजीज बीसीजी मैट्रिक्स का. आफ्टर फर्म हैज क्लासिफाइड इट्स प्रोडक्ट्स और एसबीओ, it must determine what role each will play in the future. The 4 strategies that can be pursued. तो 4 strategies कौन कौन सी हैं? The first one is called as build.
Here the objective is to increase market share even by foregoing short-term earnings in favor of building a strong future. तो हमने कहा स्टार सबसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा था, तो भी वो हमें सरप्लस कैश नहीं दे रहा था। क्यों? तो हमने क्या किया, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कि आगे हमें और फायदा मिलेगा और स्टार जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा कैश कॉ में, उसको ध्यान में रखते हुए हमने स्टार में लगातार इन्वेस्ट किया। तो आप क्या कह रहे हो, इंक्रीज मार्केट शेयर इवन बाय फॉरगोइंग शॉर्ट टर्म अर्निंग्स इन फेवर ऑफ बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। तो शॉर्ट टर्म में मैं स्टार से विड्रॉ कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। तो शॉर्ट टर्म अर्निंग्स को हमने फॉरगो किया और स्टार से होने वाले अर्निंग को री इन्वेस्ट किया फॉर द बेटर फ्यूचर। दिस इज कॉल्ड एज बिल्ड। बिल्ड का मतलब यहाँ ऑब्जेक्टिव होता है मार्केट शेयर को बढ़ाना, मार्केट शेयर को बढ़ाना। सेकेंड वन इज होल्ड, मार्केट शेयर को होल्ड करना। ये हमने कैश कॉ में किया था। यार ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिजर्व द मार्केट शेयर, बचा के रखना है। व्हाट इज द हार्वेस्ट? यार ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द शॉर्ट टर्म कैश फ्लो रिगार्डलेस ऑफ लॉन्ग टर्म इफेक्ट। तो क्वेश्चन मार्क में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, बट मुझे नहीं पता भविष्य क्या है इसका। हम शॉर्ट टर्म कैश फ्लो को बढ़ा रहे हैं रिगार्डलेस ऑफ द लॉन्ग टर्म इफेक्ट। एंड देन देयर इज द डाइवेस्ट। Here the objective is to sell or liquidate the business because resources can be better used elsewhere. तो हमारा रिसोर्स फंसा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ सेल कर देते हैं बिजनेस को, ताकि उस रिसोर्सेज को हम कहीं और यूज कर सके। दिस इज ऑल अबाउट योर बीसीजी मैट्रिक्स। कितने सेल हो गए? 4 सेल हो गए। वी हैव द क्वेश्चन मार्क, वी हैव द स्टार, वी हैव द कैश कॉ एंड वी हैव द डॉग, राइट? नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट मॉडल वी हैव, दैट इज जनरल इलेक्ट्रिक मॉडल। इसको जी मैट्रिक्स कहते हैं या स्टॉप लाइट मॉडल भी आप इसको कह सकते हो। Why it is called as stop light model? So we'll talk about that, right? तो हमारे पास क्या आया? GE मैट्रिक्स आया, जो हमारा आखिरी मैट्रिक्स होगा। Let's see this, ठीक है? जरा कॉन्सेप्ट को समझो। The next and the last matrix is GE मैट्रिक्स, ठीक है? राइट, या इसको GE मैकिन्से मैट्रिक्स भी कहते हैं, या इसको स्टॉप लाइट मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब सबको समझते चलो इसका नाम जी क्यों है। तो जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी में ये एक्सपेरिमेंट हुआ था जब ये मैट्रिक्स को डेवलप किया गया था। मैकेंसी एक कंसल्टेंसी फर्म है, जस्ट लाइक द बीसीजी, मैकेंसी वालों ने जी कंपनी में इस मैट्रिक्स को इन्वेंट किया था। तो आप जी मैकेंसी के नाम से भी इसको देख सकते हो। और ये मैट्रिक्स स्टॉप लाइट से इंस्पायर्ड है। जो ट्रैफिक लाइट होता है ना आपका, ट्रैफिक कंट्रोल लाइट, उससे इंस्पायर्ड है, तो उसको स्टॉप लाइट मॉडल भी कहा जाता है। देखो फर्क कहाँ है और क्या डिफरेंसेस आए। मैं इसको कंपेयर करूंगा बीसीजी के साथ। जी को किससे कंपेयर करते हैं? बीसीजी से। देखो क्या हुआ, जो जनरल इलेक्ट्रिक मैट्रिक्स है या जी मैकिन्से मैट्रिक्स है, ये भी 2 डायमेंशंस पे आधारित है। ये भी एक पोर्टफोलियो टूल है और ये भी 2 डायमेंशंस पे आधारित है। और आपका जो बीसीजी था वो भी एक पोर्टफोलियो एनालिसिस टूल है और वो भी 2 डायमेंशंस पे आधारित है। वी नो दैट। कितने डायमेंशंस पे आधारित है? 2 डायमेंशंस पे आधारित। बीसीजी के जो 2 डायमेंशंस थे, एक था बिजनेस ग्रोथ रेट और एक था रिलेटिव मार्केट शेयर, और इन दोनों में 2 लेवल लिया गया था, हाई एंड लो, हाई एंड लो। सही था ना? अब ध्यान से देखो, जीई मैट्रिक्स ने 2 डायमेंशंस लिए, इन्होंने डायमेंशन को चेंज किया थोड़ा सा। एक डायमेंशन इन्होंने रखा इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस। इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस। अब देखो क्या होता है। अब आप कहते हो सर जो बीजीआर है बीसीजी में, ये बेसिकली इंडस्ट्री ग्रोथ रेट को बताता है, यानी कि ये इंडस्ट्री का मेजरमेंट है। ये किसका मेजरमेंट है? ये इंडस्ट्री का मेजरमेंट है। और ये जो इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस है, ये भी इंडस्ट्री का ही मेजरमेंट है। तो हम कहते हैं दोनों डायमेंशन में फर्क क्या है? दोनों डायमेंशन में फर्क क्या है? तो अब ध्यान से सुनना, किया क्या जी मैकिन्से वालों ने। जी मैकिन्से वाले कहते हैं कि भाई आपने जो ये बीजीआर लिया है, ये इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट बताता है, और ग्रोथ रेट के आधार पे आपने बता दिया इंडस्ट्री के मेजरमेंट को। ये आप कैसे कर सकते हो? क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री में सिर्फ ग्रोथ रेट ही नहीं होता, वहां बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे जब इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है या नहीं है, जब हम इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस को एनालाइज करते हैं, आपने प्रीवियसली इसको पढ़ा हुआ है, तो आप बहुत सारी चीजों को देखते हो। आप इंडस्ट्री के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखते हो। जब आप इंडस्ट्री के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखते हो, तो उस इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है? उन फैक्टर्स पे हम बाद में जाएंगे। आप इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखते हो, आप नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंपटीशन को देखते हो, आप ड्राइविंग फोर्सेस को देखते हो, आप की सक्सेस फैक्टर्स को देखते हो, राइट? तो
आपने स्ट्रेटजी ग्रुप मैपिंग भी की थी अगर आपको याद हो तो। अब बहुत सारे फैक्टर्स को स्टडी करते हैं और बहुत सारे फैक्टर्स को स्टडी करने के बाद आप कंक्लूड करते हैं कि इंडस्ट्री हमारे लिए अट्रैक्टिव है या नहीं है। तो जीई वाले कहते हैं भाई बीसीजी ये बताओ कि तुमने तो सिर्फ ग्रोथ रेट पे बता दिया। अब क्या होता है, बहुत सारे फैक्टर्स में एक फैक्टर होता है इंडस्ट्री का इकोनॉमिक इंडिकेटर। इंडस्ट्री के इकोनॉमिक इंडिकेटर में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसमें से एक फैक्टर होता है बिजनेस ग्रोथ रेट, इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट। तो आप सिर्फ एक छोटे से फैक्टर के आधार पे हाउ कैन यू से दैट द इंडस्ट्री इज अट्रैक्टिव और नॉट अट्रैक्टिव। तो अब आप बोलोगे सर इन्होंने क्या अलग किया, तो इन्होंने कहा कि नहीं सिर्फ ग्रोथ रेट ही नहीं बल्कि हम क्या करेंगे, बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे, इंडस्ट्री के मल्टीपल फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे, मल्टीपल फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे जिसमें ग्रोथ रेट भी होगा। हम सब कुछ देखेंगे, हम कंपटीशन को भी देखेंगे, हम केएसएफ को भी देखेंगे, हम ड्राइविंग फोर्सेस को भी देखेंगे, हम ग्रोथ रेट को भी देखेंगे और इन सबको कंसीडर करने के बाद हम इनसे अपना इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस को डिटरमिन करेंगे। तो वेटेड एवरेज का इस्तेमाल होता है। मान लो 10 फैक्टर लिया, 10 फैक्टर को वेट असाइन कर दो और उसका जो वेटेड एवरेज होगा वो आपका इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस बता देगा। यानी कि जहां बीसीजी ने एक सिंगल फैक्टर पे इंडस्ट्री का मेजरमेंट दिया था, वहीं इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस को डिटरमिन करने के लिए जीई मैकिन्जे ने मल्टीपल फैक्टर्स को कंसीडर किया। पहला ये हो गया। दूसरा में आ जाओ, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस के बाद जो सेकंड आपका आता है वो यहां आ गया बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ। क्या नाम दिया इन्होंने, बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ। अब देखो बीसीजी बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ को कैसे बताता था, तो रिलेटिव मार्केट शेयर से। अब जीई मैकिन्जे का कहना है कि आप सिर्फ मार्केट शेयर से किसी कंपनी का स्ट्रेंथ कैसे बता सकते हो, बहुत सारी चीजें होती है, प्रॉफिटेबिलिटी होती है, कॉस्ट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है, ब्रांड होता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन होता है। यानी कि आप किसी कंपनी के स्ट्रेंथ को सिर्फ मार्केट शेयर के आधार पर कैसे बता सकते हो सकता है कंपनी का मार्केट शेयर लो हो लेकिन प्रॉफिट हाई हो, दैट कैन बी एज्यूम्ड। तो आप कहते हो कि नहीं। तो इन्होंने क्या किया जीई मैकिन्से ने कि बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ को बताने के लिए इन्होंने फिर से मल्टीपल फैक्टर्स को कंसीडर किया और उन मल्टीपल फैक्टर्स के वेटेड एवरेज से आपको क्या मिल जाता है, बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ मिल जाता है। तो इसको भी डिसाइड करने के लिए उन्होंने क्या किया, मल्टीपल फैक्टर्स को कंसीडर किया। तो अब बीसीजी और जीई का पहला डिफरेंस आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। जहां बीसीजी ने दो फैक्टर्स, दो डायमेंशंस को कंसीडर किया, बीजीआर एंड आरएमएस, वही जीई मैकिन्से ने दो फैक्टर्स को कंसीडर करने के लिए मल्टीपल फैक्टर्स को देखा, राइट, कंसीडर किया। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरी बात करो लेवल की। जब लेवल की बात आई तो बीसीजी ने क्या किया, दो लेवल रखे थे, हाई एंड लो, दोनों डायमेंशंस के लिए। बट अब जीई मैकिन्से क्या कहता है, व्हाई ओनली हाई एंड लो, क्या मीडियम मॉडरेट नहीं हो सकता। तो इन्होंने क्या किया, 3 लेवल ले आए। कितने लेवल ले आए, 3 लेवल ले आए। सो देयर इज हाई, देयर इज मीडियम, देयर इज लो। इन्होंने कहा कि नहीं 3 लेवल हो सकता है, हाई भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है और लो भी हो सकता है। तो पहला डिफरेंस तो आपको यहां मिल जाएगा, पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस आपको यहां मिल गया कि इसमें हाई मीडियम लो भी है, जबकि इसमें सिर्फ क्या है, डायरेक्ट हाई एंड लो है, करेक्ट। अब आगे बढ़ो, अगर ऐसा हुआ, 2 डायमेंशन है और 3 फैक्टर है, इसका मतलब 3x3, यानी कि ये जीई मैकिन्से आपका 9 सेल का मैट्रिक्स बनता है, बनेगा। लेकिन आप जानते हो ना बीसीजी आपका क्या है, 2x2 इज इक्वल टू 4 सेल मैट्रिक्स। बीसीजी आपका सिर्फ कितना है, 4 सेल का मैट्रिक्स है। तो तीसरा डिफरेंस आपको यहां मिल गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ मेरे को बीसीजी में और जीई मैकिन्से में क्या डिफरेंस है, तो अब आप बता सकते हो ना कि पहला, बीसीजी ने 2 फैक्टर्स को कंसीडर किया था, 2 डायमेंशंस को, लेकिन जीई मैकिन्से ने 2 डायमेंशंस को डिसाइड करते वक्त मल्टीपल फैक्टर्स को कंसीडर करना होता है। दूसरा, बीसीजी में सिर्फ हाई एंड लो लेवल लिए जाते हैं, जबकि जीई मैकिन्से ने मीडियम को भी इंट्रोड्यूस किया, तो हाई, मीडियम एंड लो हो जाता है। बीसीजी 4 सेल का मैट्रिक्स था, जबकि जीई मैकिन्से हमारा 9 सेल का मैट्रिक्स है। ये तो कंपैरिजन हुआ और साथ ही साथ आपने जीई का फंडामेंटल समझा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम 9 सेल्स की बात कर रहे हैं। तो हियर यू विल गेट द 9 सेल्स एंड व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्टॉप लाइट मैट्रिक्स, क्योंकि ये स्टॉप लाइट के कलर से क्या है, इंस्पायर्ड है। अगर आप ट्रैफिक कंट्रोल लाइट्स को देखोगे तो आपको कितने लाइट्स दिखते हैं, 3 लाइट्स दिखते हैं। यू हैव द रेड, यू हैव द ग्रीन एंड यू हैव द रेड, यू हैव द येलो एंड यू हैव द ग्रीन।
ग्रीन का मतलब क्या होता है? ग्रीन का मतलब होता है गो, आगे बढ़ो। यानी कि अगर ग्रीन है तो आप क्या करोगे? ग्रोथ करोगे। येलो का मतलब होता है कॉशन, रुकने को बोलता है ना आपको, यहां क्या हो जाओगे आप? कॉशियस हो जाओगे, यानी कि यहां आप होल्ड करोगे। और अगर रेड है तो रेड का मतलब क्या हो गया? डेंजर, यानी कि यहां आप क्या कर दोगे? डाइवेस्ट कर दोगे। यहां भी वही स्ट्रैटेजी है, बिल्ड होल्ड हार्वेस्ट डाइवेस्ट। तो ग्रीन में बिल्ड करो, मार्केट शेयर बढ़ाओ, है ना। येलो में क्या करो? होल्ड करो। और रेड में क्या कर दो? डाइवेस्ट कर दो। तो आपका बेसिकली स्ट्रैटेजी आपको वही बनेंगे, बिल्ड होल्ड हार्वेस्ट एंड डाइवेस्ट। और इसको स्टॉप लाइट मैट्रिक्स कहा जाता है, क्योंकि ये किससे इंस्पायर्ड है? ये ट्रैफिक कंट्रोल लाइट से इंस्पायर्ड है। बहुत सिंपल है। देखो, जी मैट्रिक्स और स्टॉप लाइट मॉडल, दिस मॉडल हैज बीन यूज्ड बाय द जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, डेवलप्ड बाय जी विद असिस्टेंस ऑफ अ कंसल्टेंसी फर्म मैकिन्से। इसलिए इसको जी मैकिन्से भी कहा जाता है। एग्जाम में आए तो कंफ्यूज मत करना। इस कंपनी में डेवलप हुआ था, जी में डेवलप हुआ था, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी में डेवलप हुआ था। किसके असिस्टेंस से? मैकिन्से के असिस्टेंस से। इसलिए इसको जी मैकिन्से भी कहा जाता है। इस मॉडल इज ऑल्सो नोन एज बिजनेस प्लानिंग मैट्रिक्स, जीई 9 सेल मैट्रिक्स या जीई मॉडल। ठीक है। The strategic planning approach in this model has been inspired from a traffic control lights, and that is why it is also called as top light model. The lights that are used at a crossing to manage traffic are green for go, yellow or amber for caution, and red for stop. रेड क्या कहते हैं? रोकता है। ग्रीन गो कहता है। एम्बर क्या कहता है? या येलो कॉशन की बात करता है। इस मॉडल यूजेस टू फैक्टर्स व्हाइल टेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन, बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ एंड मार्केट अट्रैक्टिवनेस या इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस। अब देखो, वर्टिकल एक्सेस पे क्या आ जाता है हमारा? इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस। हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे आ जाता है हमारा बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ। राइट, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस वर्टिकल पे लो, हॉरिजॉन्टल पे बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ ले लो। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में कंफ्यूज मत करना, सब में एक सा ही है। देखो, द मार्केट अट्रैक्टिवनेस और द इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस इज मेजर्ड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। वहां सिर्फ ग्रोथ रेट था, ये था, याद करो, बीसीजी में सिर्फ ये था। लेकिन अब यहां नंबर ऑफ फैक्टर्स को हम कंसीडर करते हैं, जैसे साइज क्या है मार्केट का, मार्केट ग्रोथ रेट क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है इंडस्ट्री की, कंपटीशन कैसा है, टेक्नोलॉजी कितना अवेलेबल है, प्राइसिंग ट्रेंड क्या है, ओवरऑल रिस्क एंड रिटर्न क्या है इंडस्ट्री का, डिफरेंशिएशन की अपॉर्चुनिटी है या नहीं, डिमांड की वेरिएबिलिटी क्या है, सेगमेंटेशन किस तरह से है, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर किस तरह से। मतलब इंडस्ट्री के मल्टीपल फैक्टर्स को आप कंसीडर करते हो और फिर उन मल्टीपल फैक्टर्स का कुमुलेटिव आप निकालते हो, तब आपको पता चलता है कि मार्केट कितना अट्रैक्टिव है। दो तीन फैक्टर्स को आपको दिमाग में रखना होगा। लाइकवाइज जब आप बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ को मेजर करते हो ना, तो अगेन आप बहुत सारे फैक्टर्स को क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं व्हाइल डिसाइडिंग योर बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ। जैसे आपका मार्केट शेयर क्या है, आपका ग्रोथ रेट क्या है। याद करो, बीसीजी ने सिर्फ किसको लिया था? मार्केट शेयर को लिया था ना, सिर्फ आरएमएस को लिया था। बट आप ग्रोथ रेट की भी बात करते हैं, प्रॉफिट मार्जिन की, डिस्ट्रीब्यूशन की, ब्रांड इमेज की, एबिलिटी टू compete ऑन प्राइस एंड क्वालिटी की, कस्टमर लॉयल्टी, प्रोडक्शन कैपेसिटी, टेक्नोलॉजी, कॉस्ट, मैनेजमेंट कैलिबर, एवरीथिंग। तो आप सारे फैक्टर्स को यहां कंसीडर कर रहे होते हो बिजनेस यूनिट के स्ट्रेंथ को बताने के लिए। अनलाइक द बीसीजी ने तो सिर्फ रिलेटिव मार्केट शेयर पे बिजनेस का स्ट्रेंथ बता दिया था, बट जी मैकिन्से ऐसा नहीं करता। तो दोनों को अंडरस्टैंड करने के लिए, दोनों को एस्टिमेट करने के लिए, इंडस्ट्री या मार्केट अट्रैक्टिवनेस को और बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ को एस्टिमेट करने के लिए हम मल्टीपल फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं और फिर जाके हमारा ये मैट्रिक्स तैयार होता है। तो आपके पास 3 जोन बनते हैं, ग्रीन जोन बनता है, येलो जोन बनता है और रेड जोन बनता है। राइट, ग्रीन जोन में आप ग्रो करते हैं, ग्रीन जोन में ग्रो करते हैं, येलो जोन में आप होल्ड करोगे और रेड जोन में आप हार्वेस्ट एंड डाइवेस्ट करोगे। दिस इज द बेसिक आइडिया। तो पहला सेक्शन कैसा हो गया? ग्रीन सेक्शन। अ प्रोडक्ट फॉल्स इन द ग्रीन सेक्शन, द बिजनेस इज एट एडवांटेजियस पोजीशन। तो ग्रीन सेक्शन कैसे बना? ये वाला ग्रीन सेक्शन बना ना। हमने क्या कहा सर, ये मैट्रिक्स बना कैसे? ये तो आपने बताया नहीं। देखो, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस हो गया वर्टिकल एक्सेस पे, हाई, मीडियम, लो, और बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ हो गया हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे, हाई, मीडियम एंड लो। तो कितने सेल बनेंगे? देखो, टोटल कितने सेल बन जाएंगे हमारे? हम कहते हैं सर टोटल हमारे 9 सेल बन जाएंगे। बन गए ना 9 सेल? बन गए ना 9 सेल? ये देखो, तो लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब जब ये ऐसा रहता है ना कि जब हमारा ये हाई हाई का कॉम्बिनेशन होता है तो वो ग्रीन होता है, हाई मीडियम का कॉम्बिनेशन होगा तो ये भी ग्रीन होगा और ये भी ग्रीन होगा। ये तीनों क्या हो गया? ग्रीन हो गया। लाइकवाइज डायगोनली तीनों बॉक्स जो आपका आते हैं ना, तो ये येलो हो जाएगा। डायगोनल तीनों बॉक्सेस, ये तीनों बॉक्सेस क्या हो गए? येलो हो गए। और जो नीचे के 3 बॉक्सेस आते हैं ना, ये आपका क्या हो जाता है? रेड हो जाता है।
यहाँ आप क्या करते हो, ये आपका 3 बॉक्स क्या हो गया, रेड हो गया, इसीलिए इसको कहा गया स्टॉप लाइट मैट्रिक्स। अगर आप ग्रीन में है तो ग्रो करोगे, येलो में हो तो होल्ड करोगे, रेड में है तो डाइवेस्ट करोगे या हार्वेस्ट करोगे। दैट इज द आइडिया। If a product falls in the green section, the business is at the advantageous position to reap the benefit. The strategic decision can be to expand, to invest and grow. ये ग्रो वाला फेज है, ग्रीन है ना, ग्रो वाला फेज है। तो अगर कोई कंपनी ग्रीन सेक्शन में है तो हम इन्वेस्ट करेंगे, हम ग्रो करेंगे, हम एक्सपैंड करेंगे। अगर येलो सेक्शन में है तो कॉशियस होना है, इट नीड्स कॉशन एंड मैनेजरियल डिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड फॉर मेकिंग द स्ट्रेटेजिक चॉइस। अब मैनेजरियल डिस्क्रिप्शन चाहिए, क्योंकि कॉशियस आपको क्या कह रहा है, यहाँ कॉशन में रहना है हमें, तो हमें देखना होगा, सारे फैक्टर्स को देखेंगे, सारे रिपोर्ट्स को एनालाइज करेंगे और फिर जाके हम कोई डिसीजन ले पाएंगे। रेड सेक्शन, इफ द प्रोडक्ट इज इन रेड जोन इट इवेंचुअली विल लीड टू लॉसेस। रेड जोन में है तो इसका मतलब लॉस करेगा ये, दैट वुड मेक थिंग्स डिफिकल्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर रेड जोन में है तो इसका मतलब खतरा है, इट मे क्रिएट द लॉस। इन सच केसेस एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी शुड बी रिट्रेंचमेंट, डाइवेस्टमेंट और लिक्विडेशन। रेड जोन में है तो आपको रिट्रेंचमेंट, डाइवेस्टमेंट, लिक्विडेशन को कंसीडर करना होगा। एंड देन देयर इज द बीसीजी वर्सेस जी। एक बार इसको पढ़ लेना, मैंने आपको 3 पॉइंटर बना के दिया है, दोनों का डिफरेंस क्या है, राइट। दिस मॉडल इज बीसीजी और जी का कंपैरिजन देख लो। दिस मॉडल इज सिमिलर टू द बीसीजी, ये बीसीजी से सिमिलर है जी, हाउएवर देयर आर डिफरेंसेस। पहला देखो, फर्स्टली मार्केट अट्रैक्टिवनेस रिप्लेसेस मार्केट ग्रोथ as a dimension of industry attractiveness and includes a broader range of factors other than just the market growth rate. क्लियर है? कहने का मतलब है कि बीसीजी में और जी में पहला डिफरेंस ये है कि बीसीजी मार्केट ग्रोथ रेट और क्या ले रहा था, बीजीआर और आरएमएस ले रहा था, बिजनेस ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव मार्केट शेयर, जबकि जी मैकिन्से में ये 2 डायमेंशन को डिसाइड करने के लिए, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस को और बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ को डिसाइड करने के लिए मल्टीपल फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है। Secondly, competitive strength replaces market share as the dimension by which the competitive position of the SBU is assessed. इसमें ये दोनों मतलब दोनों डायमेंशन को 2 फैक्टर्स बताया गया है। दोनों डायमेंशंस को क्या बता दिया हमने, 2 फैक्टर बता दिया। बट आप फर्दर जा सकते हो, 2 और पॉइंट क्रिएट कर सकते हो कि इसमें मीडियम भी है और बीसीजी में मीडियम नहीं था और ये 9 सेल का है और वो क्या था, 4 सेल का था। तो आप वो उन पॉइंटर को भी इस्तेमाल कर सकते हो। इन्होंने 2 डायमेंशन को 2 पॉइंट में यहाँ दे रखा है, तो ईजी टू keep in mind. So this is all about your the portfolio analysis tools, and this is all about your chapter number. So here we are done with the chapter number 4. ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, एंड क्वेश्चन देखने के बाद हम इस चैप्टर को कंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, लेट्स सी द क्वेश्चंस। नाउ सी दिस, इस चैप्टर के क्वेश्चंस को देखो। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, बहुत सिंपल है। अभी कुछ अभी भी आपने चैप्टर कंप्लीट किया है तो बहुत आसानी से आप कर लोगे। गौतम एंड सिद्धार्थ, तो क्या कहना चाह रहे हो सर आप, कि बाद में करने में दिक्कत होगी? नहीं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाह रहा, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि एक बार रिपीट जरूर करना है आपको इन क्वेश्चंस को एग्जाम से पहले। गौतम एंड सिद्धार्थ, 2 brothers, are the owner of cloth manufacturing units located in Faridabad. They are doing well and have substantial surplus cash available within the company. They have different approaches regarding corporate strategies to be followed to be more competitive and profitable in nature. तो अब देखो, और कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन आपका होने वाला है। सरप्लस कैश अवेलेबल है, गौतम और सिद्धार्थ 2 पार्टी है। ठीक है ना, अब गौतम के बारे में सुनो। गौतम इज इंटरेस्टेड इन एक्वायरिंग अनदर इंडस्ट्रियल यूनिट लोकेटेड इन फरीदाबाद, मैन्युफैक्चरिंग स्टेशनरी आइटम। ये किस में थे? आप कहते हो सर ये क्लोथ्स में थे, क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग में। तो क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग में थे, बट गौतम क्या करना चाह रहा है, स्टेशनरी आइटम की कंपनी को एक्वायर करना चाह रहा है, such as permanent markers, notebook, pencil and pencil sharpeners, envelopes and other office supplies. ठीक है। On the other hand, Siddharth desires to start another unit to produce ready-made garments. जबकि सिद्धार्थ क्या करना चाह रहा है, एक दूसरा यूनिट चाह रहा है, किसके लिए, रेडीमेड गारमेंट के प्रोडक्शन के लिए। तो अब जरा गौर करो आप, so they are the cloth manufacturer unit located in Faridabad. They are manufacturing cloth. तो सिद्धार्थ क्या चाह रहा है, स्टार्ट अनदर यूनिट टू प्रोड्यूस रेडीमेड गारमेंट। सिद्धार्थ किस में जाना चाह रहा है, रेडीमेड गारमेंट में जाना चाह रहा है, राइट। तो जाहिर सी बात है, इन दिस केस क्लियर कट है, सिद्धार्थ क्या चाह रहा है, वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन चाह रहा है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि अगर ये रेडीमेड गारमेंट है तो इसका मतलब फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की बात हो रही है। और गौतम क्या चाह रहा है, तो आप कहते हो सर गौतम पूरी तरह से कॉन्ग्लोमेरेट है, नॉन रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि हम जब गौतम की बात करते हैं तो गौतम किस में था, क्लोथ से किस में जाना चाह रहा है, स्टेशनरी में। इसका अप्रोच क्या है, कॉन्ग्लोमेरेट है। इसका अप्रोच क्या है, वर्टिकली
इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन है, मतलब ये रिलेटेड है, ये टोटली अनरिलेटेड है। ये दोनों का अप्रोच हो गया, ये आपका आंसर होगा। नंबर 2, XYZ company is facing continuous losses. There is decline in the sale and the product market share. The product of the company become uncompetitive and there is a persistent negative cash flow. सारा इंडिकेशन मिल रहा है इस कंपनी का, और आप जानते हो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते हो। ये सब क्या है, मेरा नेगेटिव ट्रेंड है, सेल डिक्लाइन हो रहा है, मार्केट शेयर डिक्लाइन हो रहा है, परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो है, प्रोडक्ट अनकॉम्पिटिटिव हो चुका है, द फिजिकल फैसिलिटीज आर डिटोरिएटिंग, फिजिकल फैसिलिटी डिटोरिएट कर रहा है, एम्प्लॉइज हैव लो मॉरल, एम्प्लॉय का भी मॉरल कम है। एट द बोर्ड मीटिंग द बोर्ड मेंबर डिसाइडेड दैट दे शुड कंटिन्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये बंद नहीं करना चाहते हैं, बोर्ड मीटिंग में डिसाइड हुआ कि उन्हें कंपनी को चलाना है ना, और ऐसे मेजर्स ऑप्ट करने हैं जिससे कंपनी क्या करे, प्रॉपर्ली फंक्शन करे। कंपनी चलाना है, कंपनी को बंद नहीं करना है, और ये सब नेगेटिव ट्रेंड है, तो क्या करेंगे, टर्न अराउंड करेंगे। द बोर्ड हैज डिसाइडेड टू हायर यंग एग्जीक्यूटिव फैमिली फॉर इंप्रूविंग द फंक्शन। व्हाट कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी शुड फैमिली ऑप्ट, क्या बोलोगे आप, टर्न अराउंड। चलाना नहीं होता ना तो फिर हम बंद करने की बात कर सकते थे, डाइवेस्टमेंट की बात कर सकते हैं, बट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दे विश टू कंटिन्यू इट। जैसे ही क्वेश्चन ने कहा दे विश टू कंटिन्यू इट, और हम जानते हैं कि अगर ये नेगेटिव ट्रेंड है, जो ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है ये नेगेटिव ट्रेंड है, तब तो टर्न अराउंड अट्रैक्ट होगा, और वो कह रहा है कि चलाना है कंपनी को, तो भाई टर्न अराउंड ही ऑप्शन होगा, डाइवेस्टमेंट तो करेंगे नहीं फिर, राइट। टर्न अराउंड इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, Organo is a large supermarket chain. It is considering the purchase of number of farms that provide Organo with a significant amount of its fresh produce. Organo feels that by purchasing the farms, it will have greater control over its supply chain. Identify and explain the type of diversification. Okay. जब आप सप्लाई चेन पे कंट्रोल एक्सरसाइज करते हो तो उसे क्या कहते हो। तो ऑर्गेनो एक सुपरमार्केट चेन है और फार्म को क्या कर रहा है, एक्वायर करने की बात कर रहा है, किसको, फार्म को, जहां वो उसका प्रोड्यूस किया जाता है। यानी कि फार्म क्या हो गया, इसका सप्लायर हो गया ना, इस सुपरमार्केट का ये फार्म क्या हो गया, सप्लायर हो गया। और आप जब अपने सप्लाई पे, ये सप्लायर हो गया, और सुपरमार्केट चेन क्या कर रहा है, सप्लायर को एक्वायर करने की बात कर रहा है। यानी कि जब आप अपने सप्लाई चेन पे कंट्रोल एक्सरसाइज करते हो, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। करेक्ट आंसर इज व्हाट, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। बोलेंगे सर ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन कैसे। चलो क्वेश्चन नंबर 4, विद द ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन, सॉफ्ट क्लोथ लिमिटेड incurred significant losses in all its previous 5 financial years. Currently, they are into manufacturing of cloth made of cotton, silk, polyester, rayon, lycra, and blends. Competition is also intense on account of cheap imports. The company is facing cash crunch and has not been able to pay the salaries to its employees in the current month. Suggest a grand strategy. देखो, रिसेशन है, ठीक है, क्या है, रिसेशन है, सिग्निफिकेंट लॉस हुआ है, राइट, कंपटीशन भी इंटेंस है, चीप इंपोर्ट का प्रेशर है, कैश क्रंच भी है कंपनी को, सैलरी भी पे नहीं कर पा रहा है, आपसे स्ट्रेटजी पूछ रहा है, कैन यू टेल मी। हम कहते हैं सर रखना है, बचाना है, ये सब तो कुछ बता नहीं रहे है ना, नहीं बता रहा है ना, तो बताओ, ये तो सिचुएशन तो बैड सिचुएशन है, कंपनी तो सिक है, नेगेटिव ट्रेंड है, तो क्या करेंगे पहले, हम बोलेंगे सर पहले तो आप करो टर्न अराउंड। अगर टर्न अराउंड फेल हुआ तो करेंगे डाइवेस्टमेंट, और डाइवेस्टमेंट फेल हुआ तो करेंगे लिक्विडेशन। अब याद रखना आपको तीनों स्टेप के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना होगा, इस क्वेश्चन में आपको तीनों स्टेप के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना होगा। सजेस्ट अ ग्रैंड स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी आपका क्या होगा, रिट्रेंचमेंट होगा। क्या करोगे, रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी आप बोलोगे सर लगाना होगा, इसमें पहले टर्न अराउंड लगाएंगे, फेल हुआ तो डाइवेस्टमेंट लगाएंगे, फेल हो गया तो लिक्विडेशन लगाएंगे, ठीक है। इन तीनों को हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे केस के कंटेक्स्ट में। नंबर 5, X Private Limited had recently ventured into the business of co-working spaces. Okay, तो ventured into मतलब ऑलरेडी उस कंपनी का और बिजनेस है, रिसेंटली किस में गए, वो co-working spaces में गए, ठीक है। When the global pandemic struck, this has resulted in the business line becoming unprofitable and unviable and a failure of the existing strategy. However, the other business of X Private Limited are relatively less affected by the pandemic as compared to this recent co-working spaces. हुआ क्या, co-working spaces में ये गए, उसी समय पेंडेमिक आ गया, पेंडेमिक ने क्या किया, बैडली स्ट्रक किया इनके बिजनेस को, और जिसकी वजह से इनका नुकसान होना शुरू हो गया, इनकी स्ट्रेटजी क्या हो गई, फेल हो गई। हमसे कह रहा है कि बताओ एक्स को क्या करना चाहिए, और अपने रीजन को भी जस्टिफाई करो। हम बोलेंगे सर डाइवेस्ट कर दो उसको, क्या कर देना चाहिए उसको, डाइवेस्टमेंट कर देना चाहिए, क्योंकि बाकी का बिजनेस उनका प्रॉपरली काम कर रहा है ना, रेस्ट ऑफ द बिजनेस आर वर्किंग फाइन, बस उस पर्टिकुलर सेक्टर में उनको प्रॉब्लम आ रही है, को वर्किंग स्पेस का बिजनेस इनका क्या कर रहा है, लॉस बुक कर रहा है, तो हम उसको क्या कर देंगे, डाइवेस्ट कर देंगे, और वो जो रिसोर्सेज हमारा वहाँ स्टक है उसको हम कहीं और यूज कर लेंगे। ऐसा आंसर। नंबर 6, Atrix Limited is a company engaged in the designing, manufacturing and marketing of mechanical instrument like a speed meter, oil pressure
gauges and so on. The product are filtered into 2 and 4 wheelers, fitted into 2 and 4 wheelers. ठीक है. During the last couple of years, the company has been observing a fall in the market share. पिछले कुछ साल से market share fall हो रहा है. This is on account of shift to the new range of electronics instrument. The customers are switching away mechanical instrument that have been the backbone of the Atrix Limited. As a CEO of Atrix Limited, what can be the strategic options available with you? Now, can you suggest? Can you? क्या कहते हो आप कि सर इसमें ना देखो इनका जो प्रोडक्ट है वो फॉल हो रहा है मार्केट शेयर में, लेकिन क्यों हो रहा है? दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. तो आप कह रहे हो कि उनका प्रोडक्ट किस में लग रहा था, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर्स में. हो क्या रहा है? दिस इज ये जो सेल जो फॉल हो रहा है, मार्केट शेयर जो फॉल हो रहा है, उसका रीजन है दिस इज ऑन अकाउंट ऑफ शिफ्ट टू द न्यू रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स. कस्टमर्स आर स्विचिंग अवे. कस्टमर मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट को स्विच करके इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में जा रहे हैं. मतलब टेक्नोलॉजी ही चेंज होगी गुरु, टेक्नोलॉजी चेंज होगी. क्या करोगे? सबसे पहले हम कहेंगे सर इसको सोचना चाहिए अब कि इसके जो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है इसको क्या करें, डाइवेस्ट करें, क्योंकि अभी इसका मार्केट शेयर डिक्लाइन होना शुरू हुआ है. धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा. क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो चुका है. तो अब ये जो नया जो प्रोडक्ट है ना इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, ये मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट को रिप्लेस करने जा रहा है. राइट, ठीक है, फ्यूचर ट्रेंड यही है. तो उसको क्या करना चाहिए? डाइवेस्ट करना चाहिए. पहली बात तो ये. और क्या करना चाहिए? तो जाहिर सी बात है उसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए R&D में, उसको इनोवेशन करना चाहिए और ये जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना चाहिए. और क्या कर सकता है? वो एक्वायर कर सकता है किसी फर्म को, एक्वायर सम फर्म, उस फर्म को जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है. उसने क्या किया? उस फर्म को ही एक्वायर कर लिया जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है. और जाहिर सी बात है उसको इन्वेस्ट करना होगा किसमें? न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में. नए प्रोडक्ट्स उसको डेवलप करने होंगे ताकि वो आगे क्या कर सके, सर्वाइव कर सके. ये कुछ सलाह होंगे, ये कुछ स्ट्रेटजिक ऑप्शंस हैं जो फर्म को क्या करना होगा, फॉलो करना होगा. तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6. राइट. डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में हमारे पास टोटल 4 क्वेश्चंस है और ये चारों क्वेश्चन आपका होमवर्क है. पहले को छोड़ के सेकंड, थर्ड, नहीं थर्ड भी नहीं, सेकंड एंड फोर्थ. क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4 आपका क्या है? होमवर्क है. क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका? होमवर्क. आपको क्या करना है? इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप कर देना है. आप सबके पास मेरा नंबर है, क्या करोगे? व्हाट्सएप कर दो. सर आप नहीं बताओगे, मैं बिल्कुल बताऊंगा, मैं आगे बता दूंगा किसी लेक्चर में. राइट. लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस पर अपना दिमाग लगाओ. बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आ चुका है मल्टीपल टाइम्स. आपको क्या करना है? इन 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है विदाउट एनी हेल्प. मैं पहले ही कह रहा हूँ इसका सोल्यूशन ऐसा नहीं है, स्टडी मैट में नहीं है. स्टडी मैट खोल के देख मत लेना. हाँ, आपकी बुक में मैंने सोल्यूशन नहीं डाला है, स्टडी मैट में तो सोल्यूशन है. तो सोल्यूशन मत देखना, बिना सोल्यूशन देखे खुद से सॉल्व करो. और खुद से सॉल्व करके मुझे क्या करोगे? स्क्रीनशॉट लेना अपने पेज का और मुझे व्हाट्सएप कर देना. ठीक है, फोटो खींच के सोल्यूशन का मुझे व्हाट्सएप कर देना एंड आई विल सी कि आपके आंसर सही है. ठीक है. और दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 4. सो वी आर डन विद द चैप्टर नंबर 4. फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 5. एक बार 4 को थॉरली रिवाइज कर लेना, अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स को देख लेना. क्रिटिकल चैप्टर है बट 2 ही सेक्शंस में हम इसको ब्रेक करके पढ़ा हमने. छोटा चैप्टर है. और जो अगला चैप्टर है आपका, दैट इज चैप्टर नंबर 5, द लास्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस, दैट वी विल स्टार्टिंग इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन रिवीजन जरूर कर लेना. कीप वर्किंग हार्ड, कीप शाइनिंग. सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर. बाय बाय. टेक केयर एवरीवन.